इंतजार वो घड़ी आ गई। आप में से कई लोगों ने हमें ये आदेश दिया था, घिसी हुई लाइन है अगली लेकिन मौजूद है, और आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश होता है, उस पर बहस की जरूरत नहीं होती है। गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान हैं हमारे गुरुजी, आप लोगों के भी गुरुजी, ज्यादातर लोगों के डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए सर, हमने तो जब पहली बार आपका नाम सुना तो हम तो पत्रकारिता शुरू कर चुके थे, जेएनयू में पढ़ते थे, तो हमारे साथ के लोग और सीनियर बड़ा ऐसे भोकाल काटते थे आपको। तो हम तो तब से सुन रहे हैं 2005-06 से, पर फिर हमने जब बाद में भी रिसर्च टीम के सब देखा तो हमको लगा कि आप बड़ी बाली उम्र में मास्टर बन गए हैं। कितने साल के थे जब आपने पढ़ाना शुरू कर दिया? सिविल सर्विसेज के लिए मैंने पढ़ाया पहली बार लगभग 24 की उम्र में। आप 24 साल के थे? हाँ। और आप पढ़ा रहे थे सिविल सर्विस? 24 एंड हाफ ऑलमोस्ट। तो कैसे हुई इस सिलसिले की शुरुआत? शुरुआत इसलिए हुई थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस था और उधारें बहुत थी सिर पे, उनको चुकाना था। सिलेक्शन मेरा हो चुका था उस समय तक पहले अटेम्प्ट में, लेकिन ज्वाइनिंग में भी समय था, तो इच्छा थी कि ज्वाइनिंग से पहले उधारें चुका दूं। तो उस समय मेरा एक स्टूडेंट था जो अब काफ़ी बड़ा लेखक बन गया, उसकी जिद थी कि मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना है और आपसे ही पढ़ना है। तो उसकी जिद पर ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने छोटे छोटे पोस्टर बनाए, लगाए, तो 12 बच्चे इकट्ठे हुए। तो उन 12 किस बच्चों बरस की बात है? ये 1998 की बात है। 1998 की। 1998 के सेकेंड हाफ की बात है। तो तब पहली बार पढ़ा है, उसके बाद फिर तो सिलसिला चल ही पड़ा। अच्छा, ये आपने दो बातें कही, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अफवाह आप हैं अफवाह आप नहीं कई सही भी होंगी बहुत सारी चीज़ों में। कहा गया कि आपके जो माता पिता हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य के अध्यापक हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि सत्य नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मेरे पिताजी हरियाणा राज्य में एक विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में हिंदी के अध्यापक रहे हैं। उस समय वहाँ लेक्चरर, रीडर इस तरह से हुआ करता था, जो आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होता है। मेरी माँ स्कूल की टीचर थी, पीजीटी रैंक पे, जो स्कूल लेक्चरर, जिसको इंटर कॉलेज के लेक्चरर आप लोग बोलते हैं शायद उत्तर प्रदेश में, तो वो हरियाणा में एक शहर है भिवानी, वहीं वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो हम 3 भाई हैं, तीनों वहीं पढ़ते थे, माँ वहीं पढ़ाती थी, हिंदी ही पढ़ाती थी। अच्छा, तो ये बात सही है कि मेरे पेरेंट्स हिंदी साहित्य से हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय से उनमें से कोई भी नहीं है, वहाँ से मैं हूँ। तो भिवानी में स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद? मैं 12वीं क्लास जब ख़त्म हुई तो फिर दिल्ली आ गया था, और दिल्ली विश्वविद्यालय आने का अकेला पर्पस था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना था। मेरे पिताजी की भी इच्छा यही थी। विकास नेता बनेगा? हाँ, मतलब नेता भी छोटा मोटा नहीं, मतलब उम्मीद तो उनकी बड़ी थी। मुख्यमंत्री बनेगा? और बड़ी थी। उनके मन में ऐसा था। और मैं स्टूडेंट लाइफ में स्कूल में ही पॉलिटिक्स में एक्टिव था काफ़ी। मैं जिस स्कूल में था वहाँ एक संसद हुआ करती थी, तो संसद में हर बार जीतता था, कई बार जीता हूँ इलेक्शंस। ऐसे वोटिंग होती थी? पूरी वोटिंग, प्रॉपर वोटिंग होती थी। उसमें 4 हाउसेस थे, उसमें हर एक हाउस से करीब 30-35 लोग होते थे जो चुने जाते थे। फिर उन 150 के करीब लोगों की एक समर्थ बाल संसद हुआ करती थी। विद्या भारती का स्कूल था, आरएसएस की बैकग्राउंड से, आप भी तो ऐसे स्कूल से पढ़े ही हैं जी। तो समर्थ बाल संसद नाम से एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिखाने का मंच था। तो चारों हाउसेस से करीब 30-40 लोग उसमें हुआ करते थे, 150 लोग कुल होते थे। फिर उसमें इलेक्शंस होते थे जिसमें 150 लोग वोट डालते थे। तो उसमें मैं हर बार जीता हूँ। 12वीं क्लास में जब था तब मैं उसका प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल था, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे इलेक्शन लड़ सकते थे। उस साल कुछ वजहों से इलेक्शन कैंसिल हो गया था, वो वजहें बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन कैंसिल हो गया था, तो वो इलेक्शन हो नहीं पाया। पर उससे पहले मैं हर साल इलेक्शन जीता था वहाँ पर। तो मेरा एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स का। तो वहाँ वो वाले वाउचर बांटते थे आप लोग जो डीयूम बंटते हैं, डीजे नाइट? उतने तो नहीं, लेकिन हाँ, पहली बार मैंने बांटे थे वहाँ पर। मतलब बहुत छोटे, सिर्फ इतना कि
समर्थ बाल संसद को समर्थ बनाएं, मुझे जिताएं, इस तरह के छोटे नहीं नहीं, ये तो प्रचार वाले बस हो इतना गए। ही तो नहीं, इससे जो ज्यादा डीयू में नहीं। होता नहीं, है वो- कि वो डांस पार्टी, रेन पार्ट है, सोशल्स क्या क्या होता है? सोशल्स होते हैं। एक बॉयज़ हॉस्टल डीयू का, जैसे फॉर हिंदू का बॉयज़ हॉस्टल होगा, और आईपी कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल के बीच में सोशल होता है, जैसे मोहब्बतें में दिखाया गया था। अच्छा, अगर हमें वोट दोगे तो हम ये करवाएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, वोट मांगने के लिए क्या क्या करते हैं? वोट पाने के लिए वाटर पार्क लेके जाते हैं, बाहर ट्रिप कराते हैं, क्योंकि मेरे जब कॉलेज में हुआ था। हाँ, पंजाब में क्या होता है? गोवा ट्रिप। तो आप भिवानी में 11वीं कक्षा में क्या प्रॉमिस कर रहे थे अपने वोटर्स को? वहाँ ये सब ना तो होता था ना हो सकता था, क्योंकि अब जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका भी तो माहौल होता है ना। जी, तो वहाँ सिर्फ ये था कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बेसिक ट्रेनिंग देने की कोशिश थी। हाँ, तो उसमें स्पीच होती थी, इलेक्शन स्पीच होती थी, उसमें आप अपना जो एजेंडा है वो रखते थे। जैसे मेरा एजेंडा हमेशा स्पोर्ट्स को लेके, डिबेटिंग, इन एक्टिविटीज़ को लेके ज़्यादा रहता था। पढ़ाई में मैं बहुत औसत किस्म का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वो मेरा एजेंडा कभी था भी नहीं। बाकी रहता था तो वो प्रैक्टिस थी ही। और मेरे पिताजी की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि घर से एक बच्चा पॉलिटिक्स में जाए। मैं सबसे छोटा था, हरकतें भी ऐसी थी। तो अकेला उनका एजेंडा ये था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आऊँ, ABVP ज्वाइन करूँ, दूसरे प्रेसिडेंट बनूँ, फिर कुछ और बड़ा करूँ। फिर आपने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया दिल्ली आके? अब वो कह सकते हैं कि मिस्टेक हुई है, टर्निंग पॉइंट वही हो गया। तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पे उतरा पहली बार, तो स्टेशन से उतरते ही बाहर पता लगा एक कॉलेज यहीं पर है। तो मैं बहुत रैंडम किस्म का जीवन जीता हूँ, मैंने बहुत सोचा नहीं, वहीं एडमिशन ले लिया जाकिर हुसैन कॉलेज में। तो मेरी परसेंटेज ठीक थी, मतलब मैं कैंपस में एडमिशन मिल जाता। एक मेरा दोस्त था, उसका एडमिशन जाकिर हुसैन में ही हुआ था। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा, वो दिल्ली में रहता था उस समय, उसके पेरेंट्स भिवानी में थे, तो मेरा उससे कांटेक्ट था। तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पहुंचा तो वो मुझे मिला और उसने बताया उसका एडमिशन यहीं पड़ोस में कॉलेज में हो गया है। तो फिर छोटे कस्बे वाले लोग बहुत सोचते नहीं हैं, वो दोस्ती निभाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो फिर दोस्ती निभाई, मैंने एडमिशन वहीं ले लिया। लेकिन वहाँ ABVP से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है। क्यों? जाकिर हुसैन कॉलेज की पॉलिटिक्स अलग किस्म की है। वहाँ पार्टियाँ नहीं चलती, NSUI, मतलब उस समय तो नहीं चलती थी, आजकल मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है। लेकिन वहाँ मैं 3 साल में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। फर्स्ट ईयर जब मैं आया, 1990 की बात है, तो मंडल कमीशन उसी समय आ गया। समझ तो थी नहीं उस समय, तो हम भी आंदोलन में उतर गए बिना समझे। आरक्षण विरोधी आंदोलन। जी, सब उतरे थे तो हम भी उतर गए थे। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि OBC क्या होता है, SC क्या होता है, ST क्या होता है, कभी सुना ही नहीं था, समझा ही नहीं था। बस ये देखा कि हमारे ग्रुप के अधिकांश लोग विरोधी आंदोलन में हैं, तो हमें होना चाहिए। और 16.5 की उम्र में और क्या चाहिए इंसान को कि दिल्ली आए और सड़कों पे कर्फ्यू है, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं, टायर में आग लग रही है। वो माहौल देख के बड़ा रोमांच होता था। तो ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं उस आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा। ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाला हो गया। हाँ, ये सब नहीं किया, लेकिन मतलब बाकी पुलिस की पिटाई विटाई वो सब झेला, ठीक से झेला। अच्छा, पुलिस ने मार धरी आपकी? हाँ, वो सब हुआ, वो सब हुआ। वो तो 2-3 बार हुआ कॉलेज लाइफ में, एक बार एकदम नहीं। थम लिखने वालों को एक वो मिल गया कि विकास दिव्यकीर्ति को पुलिस ने क्यों पीटा। तो एक बार पर पुलिस, हमने सुना इस तरह के आंदोलनों में जब पकड़ती है थोड़ा हाँ, रहम तो रखती है। एक नारा हम लगाते भी थे, अंदर की ये बात है, पुलिस हमारे साथ है। तो जब पुलिस आसपास दिखती थी, हम सबका एक ही नारा होता था, ताकि पुलिस मारे नहीं हमें। पुलिस मारती भी नहीं थी, लेकिन जब चीजें आगे बढ़ गई, जब एक आत्मदाह हुआ, फिर कई आत्मदाह कहीं से होने लगे। राजीव गोस्वामी का हुआ। फिर राजीव गोस्वामी को बचाने के लिए पूरा देश, पूरी सरकार घुटनों पर आ गई थी। उस समय एम्स में वो थे। उसी समय मैंने फैसला किया कि मैं BCom ऑनर्स छोड़ दूं, क्योंकि उसमें पढ़ना पड़ता था ज़्यादा। आप BCom में थे? हाँ, मैं BCom ऑनर्स में था। मैंने +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स से की है। अच्छा जी। अब BCom ऑनर्स में दिक्कत थी कि पढ़ना ज़्यादा पड़ता था, और मेरी वो फितरत थी नहीं उस समय। और फिर मेरे आसपास सब लोग बोल रहे थे कि IAS की तैयारी करेंगे, तो मुझे लगा ठीक है, मैं भी कर लूँगा IAS की तैयारी। IAS क्या होता है मुझे बहुत आइडिया नहीं था उस समय तक। तो सबने कहा कि IAS के लिए हिस्ट्री अच्छा रहता है, तो मैंने फिर चेंज करवाया अपना BCom ऑनर्स से हिस्ट्री ऑनर्स। ये उसी समय की बात है जब राजीव गोस्वामी एम्स में इलाज चल रहा था, उसी समय की बात है। तो उस समय हालत ये थी कि पीतमपुरा में रहता था, एक हॉस्टल था हमारा छोटा सा, और जो HOD थे उनसे साइन करवाना था चेंज करने के लिए, वो साकेत में रहते थे।
मंडल कमीशन था, कर्फ्यू था, तो मैं पीतमपुरा से साकेत पैदल गया था एक बार, करीब 25 किलोमीटर उस दिन। पैदल का मतलब 90% पैदल, बीच में कोई स्कूटर वाला मिल गया तो लिफ्ट मिल गई थोड़ी सी, ऐसे करते करते, और फिर साइन करवा के फिर वापस आए। फिर सब्जेक्ट चेंज हुआ। पढ़ा मैंने हिस्ट्री भी नहीं, लेकिन हाँ हिस्ट्री में ये था कि पढ़ाई कम करनी पड़ती थी, काम चल जाता था। तो थर्ड ईयर में जब मैं आया तो मैं कॉलेज में इलेक्शन लड़ने की स्थिति में था प्रेसिडेंट का, मतलब पॉपुलैरिटी मेरी इतनी थी कि मैं जीत जाता उस साल। क्या वजह थी पॉपुलैरिटी की? मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ कॉलेज में भी, डिबेटिंग सर्कल्स में, पोइट्री में, मंचों पे, हर चीज़ में, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना हो, हर चीज़ में रहता था। क्लास को छोड़ के क्लास के बाहर हमेशा एक्टिव रहता था। दोस्त बहुत बन जाते थे मेरे, और वहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम थोड़ा सा भाव रहता है पॉलिटिक्स में। मेरी छवि ये थी कि मैं एबीवीपी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ कुछ छवि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिक्स में थी केंद्र में, उदार उदार दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी वाली थी। तो मुस्लिम दोस्त भी लगभग कंफर्टेबल थे, आज भी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन फिर उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मुझे निर्देश मिला कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो मैंने फिर इलेक्शन नहीं लड़ा। निर्देश विद्यार्थी परिषद की तरफ से? मतलब कुछ ऐसे लोग जो वहाँ से भी कनेक्टेड थे और कॉलेज से भी थे, सीनियर से, उन्होंने बताया कि रिस्क है लाइफ का। और ये सही भी साबित हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति को इलेक्शन लड़वाया गया उसके बाद में चाकुओं से काफ़ी मारा गया, हालांकि वो जिंदा है। और 3-4 दोस्त मेरे उस समय के, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है, जो इलेक्शन जीते थे उस समय। इसी तरह की घटनाओं में कहना मुश्किल है। सामान्य मृत्यु तो नहीं 3 की हुई। मृत्यु हुई, सामान्य किसी की भी नहीं हुई, लेकिन ये सीधे कहना कि इलेक्शन की वजह से मरे मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन के काफ़ी दिन के बाद मरे। 2 की हत्या हुई सरेआम, एक की डीटीसी की बस में चाकू मार के, फिर वो नीचे टायर के नीचे आ गया था। एक को दिन में 12 बजे गोली मार दी गई थी भजनपुरा में। बड़ा अच्छा डिबेटर था वो लड़का। और जुर्म उनका ये था कि वो जाकिर हुसैन से अध्यक्ष जीते थे। उनमें से हाँ, वो दोनों जीते थे, मुझसे अगले साल में जीते थे। दोस्त थे मेरे दोनों, काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक और था जो जिस साल जो जीता था लड़का, हमारा नियम था कि जो इलेक्शन जीतेगा वो प्रेसिडेंट, जो हारेगा नंबर 1 पे वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा। तो जिसको हमने इलेक्शन लड़वाया अपने दोस्त को, वाइस प्रेसिडेंट बना, हार गया था इलेक्शन, तो उसको खूब चाकू लगे थे इलेक्शन के एकदम बाद। जो जीता था उसकी कुछ साल के बाद मृत्यु हुई अपोलो हॉस्पिटल में। मुझे नहीं पता कैसे हुई, लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि शायद कोई फैक्टर था ऐसा, मुझे नहीं पता। तो वो उस समय की पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ें ज़्यादा थी। अब तो शायद बहुत साफ सुथरा है, अब तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है वो। थोड़ा मैं विषयांतर करूँगा। आप दर्शन पढ़ाते हैं? जी, मतलब मैं दर्शन आजकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने लगभग पढ़ाया है, 7-8 साल पढ़ाया है। दर्शन पढ़ने और पढ़ाने वाला व्यक्ति अपने दुख को कैसे प्रोसेस करता है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो आई एम श्योर आपके बोलते बोलते आपके दिमाग में वो इमेज भी फ्लैश हुआ होगा। मतलब दर्शन पढ़ने से सिर्फ इतना है कि दुख की इंटेंसिटी झेलने की क्षमता तो आ जाती है। अब थोड़ा सा खुद को न्यूट्रल कर पाते हैं, थोड़ा सा जो इलियट की भाषा में मैं और वह का जो अंतर है वो थोड़ा सा बन जाता है। तो थोड़ा साक्षी भाव से देखने की क्षमता दर्शन देता है। अपने दोस्त का दुख ही नहीं, अपना दुख भी हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस से देख पाते हैं। लेकिन वो डिस्टेंस कुछ क्षणों में तो खत्म हो ही जाता है, कितना भी डिस्टेंस हो। जैसे मैं दर्शन पढ़ने के बाद ये मानता था कि जैसे मैं रोता नहीं हूँ आमतौर पर कभी भी, जबकि मेरा मानना है कि रोना बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर पुरुष को विशेष रूप से रोना चाहिए। मतलब महिलाओं को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रो लेती हैं स्वाभाविक रूप से, जो कि अच्छी बात है। पुरुष रोते नहीं हैं इससे ज़्यादा ज़रूर महत्वपूर्ण है कि पुरुष रो नहीं पाते हैं, सामाजिक दबाव ज़्यादा रहता है उनके ऊपर। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नैन्सी कोडोरो, सिगमंड फ्रॉइड की स्टूडेंट का एक थीसिस है पूरा इस पर, द मेल इन एक्सप्रेसिवनेस, उसमें बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। तो मैं 10-15 साल ऐसे दौर में रहा, स्ट्रगल सी ज़िंदगी में, लेकिन कभी रोया नहीं। और मैंने मान लिया था कि मैं पत्थर किस्म का इंसान हूँ, मतलब मैं सबसे ठीक से बात करता हूँ, बिहेव भी ठीक से करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ, पर मुझे लगता था कि इमोशंस की इंटेंसिटी वैसी मेरे अंदर नहीं है जैसी किसी सामान्य व्यक्ति में होनी चाहिए। शायद फिलोसफी पढ़ के ऐसा हुआ होगा। लेकिन 3-4 साल पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मेरा वो जो भ्रम था टूट गया बुरी तरह से टूट गया। मैं 7-8 दिन तक बोल ही नहीं पाया उसके बाद।
और संयोग से हमारे यहाँ जो हम जिस परंपरा से हैं, हम लोग मूलतः पंजाब से हैं। हरियाणा तो पंजाब से अलग हुआ 66 में, लेकिन मूल रूप से पंजाब से हैं। और आर्य समाज से मेरे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं और वो आरएसएस से ही बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक अच्छा ठीक। तो एक परंपरा हमारे यहाँ की जब मृत्यु के बाद चौथा दिन होता है, उस दिन एक श्रद्धांजलि सभा होती है। तो जब माँ की मृत्यु हुई 2018 में नवंबर में 12 नवंबर को, तो चौथे दिन मृत्यु के दिन पहला मानते हैं, तो 15 नवंबर को वो सभा हुई। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि उसका संचालन मैं करूं मंच का। अब उसमें 1000 लोग लगभग आए हुए थे। ये भिवानी में? दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात है। क्योंकि मुझे मंच का अनुभव है तो मुझे लगा कि ठीक है मैं कर लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब वो शुरू हुआ तो मुझे काफ़ी समय लगा पहला शब्द बोलने में, और फिर मैं बोल नहीं पाया, और काफ़ी देर के बाद बोल पाया, फिर सहज हुआ। तो दर्शन है, लेकिन दर्शन कितना भी पढ़ लो उसके बाद ऐसा थोड़ा ना कि आप इमोशंस मर जाएंगे। ये ज़रूर है कि उनको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता बढ़ जाती है। नॉर्मली जिन चीज़ों से कोई व्यक्ति बहुत उछलेगा या ज़मीन पे गिर के रोने लगेगा, शायद मेरा रिस्पॉन्स उसकी तुलना में 10% ही होगा, पर किसी इंटेंस मूवमेंट में तो चीज़ें बदल जाती हैं। पर वो मेरी माँ की मृत्यु के बाद ऐसा मोमेंट कभी नहीं आया फिर से। वापस जाते हैं, मैं तो विषयांतर में आ गया था। तो आप पॉपुलर थे, लेकिन आपके शुभचिंतकों को समझ में आया कि जान है तो जहान है। आप चुनाव नहीं लड़े, ग्रेजुएशन पूरा हो गया, फिर ये इंटरव्यू मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा रहने वाला है। ये इंटरव्यू आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और जिन बातों को आप कहते हैं और उनको लोग बहुत मानते हैं, दर्शन से जुड़ी बातें, विवाह से जुड़ी, प्रेम से जुड़ी, फेमिनिज्म से जुड़ी बातें, उन पर हम आएंगे धीमे धीमे। लेकिन हमारा मकसद ये है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग पहली मर्तबा देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए। और हमें ऐसा लगता है, वी माइट बी रॉन्ग, कि हमारे कुलजमा जो विचार होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं, हम जिन चीज़ों से होके गुजरे हैं, उनसे उसकी सबसे बड़ी निर्मित होती है। बाकी जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो तो है ही। तो एक बेसिक थोड़ा सा आउटलाइन हो जाए, इसलिए। इसमें एक थोड़ा सा और पेश भी है कि जब मैं 1990 में दिल्ली आया तो मैं एक समृद्ध मध्यम वर्गीय परिवार से आया था। समृद्ध का मतलब ये कि हमारी पूरी गली में 2 घरों में टीवी था, उनमें से एक घर हमारा भी था। तो उस समय समृद्ध का मतलब था कि टीवी है घर में, कार तो नहीं होती थी, स्कूटर था घर में, तो इसका मतलब समृद्ध परिवार था हमारा। और मेरे पिताजी ने मेरी हरकतों को देख के ये भी कहा था कि तुम दिल्ली जाओगे तो मैं तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा। मैं मतलब ड्राइविंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं खूब ड्राइव करता हूँ अभी भी। हाँ, बहुत ड्राइव करता हूँ मैं। मतलब मैं दिल्ली से मुंबई बिना रुके चला चुका हूँ, दिल्ली से पटना बिना रुके चला चुका हूँ, नॉन स्टॉप। हाँ, 24 घंटे लगातार। मतलब ये मेरा शौक है, बहुत गहरा शौक है। ये बात 3-4 साल पहले की है लास्ट, जब मैं गुजरात से, गोवा से बल्कि एक बार दिल्ली आया था। तो मतलब बिना ब्रेक का मतलब बीच में एक बार चाय के लिए 5 मिनट रुके, उतना बस, वैसे कहीं स्टे नहीं। तो उस समय तो कार का मतलब नहीं था, तब बाइक की ड्राइविंग का शौक था। तो मैं बाइक खूब चलाता था, किसी भी दोस्त की लेके। वो तो हॉस्टल में जब बाइक होती है वो साझा बाइक होती है सभी की, तो सब लोग मिलके चलाते थे। तो मुझे ये कहा गया था कि तुम दिल्ली जाओगे, इलेक्शन अगर लड़ोगे तो ज़रूरत पड़ेगी, बाइक दिलवा देंगे। और मेरा इलेक्शन लड़ने के बराबर टक्कर का ख्वाब था बाइक होना। लगभग दोनों बराबर टक्कर के ख्वाब थे उस समय। और बाइक होने के साथ ये भी कि बाइक पे कोई फिर पीछे बैठेगा भी, बाइक होगी तो अकेले थोड़ा चलाएंगे, बाइक पे तो कोई होगा भी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं बहुत डिस्कस करने से बचूंगा। फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले ही घर में कुछ समस्या आ गई, कोई ऐसा संकट आया कि उसके बाद जो समृद्ध परिवार था वो सड़क पे आ गया एकदम। तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम किसी तरह से दिया, सिर्फ इसलिए कि एग्ज़ाम दे दूं। और क्राइसिस परिवार के ज़िंदा रहने पे भी उस समय था, कुछ ऐसे संकट थे। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मेरे 44.5% मार्क्स हैं, जो मेरे अब तक के सबसे खराब अंक वहीं थे, हिस्ट्री ऑनर्स में, वही हिस्ट्री ऑनर्स। तो उसके बाद फिर मुझे फर्स्ट ईयर ख़त्म होते ही, मैं 17.5 साल का था, मुझे नौकरी करनी शुरू करनी पड़ी। तो उस उम्र में नौकरी तो मिलना आसान नहीं होता, तो मैं सेल्समैन बना पहले, सबसे पहले कैलकुलेटर बेचता था।
कालका जी शायद आपने देखा होगा, वहाँ एक जी। तारा अपार्टमेंट नाम की जगह है। जी। उस तारा अपार्टमेंट में ही एक कंपनी ऑपरेट होती थी कैलकुलेटर्स की। तो मैं उनका सेल्समैन था और घर घर जाके, दुकानों पे जाके उसको बेचना होता था। बिकते थे नहीं मुझसे, बड़ा मुश्किल काम था वो। तो फिर बड़ा उस समय एलियनेशन होने लगा, बहुत ज़्यादा एलियनेशन। मतलब सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है वाला भाव ज़्यादा आता था, पर कोई चारा था नहीं। मैं भी, मेरे बड़े भाई भी, वो भी अमेरिका में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हम 3 भाई हैं। जो बीच वाले भाई हैं वो उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे चंडीगढ़ से, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, पैक से। वो भी सीबीआई में डीआईजी रैंक पे हैं, वो भी सिविल सर्वेंट हैं। तो वो क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे तो हम दोनों भाइयों ने फिर मोर्चा संभाला, नौकरियां की सेल्समैन की। वो भी सेल्समैन थे, मैं भी सेल्समैन था। तो करीब 1-2 साल तक घर यूं ही चला। मंडल कमीशन की वजह से फर्स्ट ईयर में डिबेट्स डीयू में नहीं हो पाई थी, लेकिन सेकेंड ईयर में डिबेट शुरू हो गई। डिबेटिंग में प्रोफेशनल डिबेटर था, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। प्रोफेशनल मतलब वो मेरा मतलब धंधा पानी कह लीजिए, वही था। क्या कुछ उसमें कैश प्राइज मिलता था क्या? डीयू में कैश प्राइज मिलते थे। स्कूल के लेवल पे तो कैश नहीं मिलता था, कप मिलते थे। तो कप बहुत सारे थे, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं था उससे। मतलब सम्मान होता था, लेकिन बाकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। तो डीयू में उस समय डिबेटिंग का मतलब था कि साल भर में 5 अच्छी डिबेट्स में 1000 रुपये का प्राइस होता था लगभग, हाईएस्ट। आजकल तो लाखों में हो गया है। कुछ डिबेट्स पे 700 रुपये, कुछ में 500 रुपये, लेकिन उस समय एक महीने का खर्चा 600 रुपये होता था हॉस्टल का हमारा। अच्छा। तो मैं एक साल में डिबेटिंग में करीब 40-50 डिबेट्स जीत लेता था साल भर में, और करीब 20-25 हज़ार रुपये कमा लेता था साल भर में। ये इकोनॉमी का डिबेटिंग मॉडल है। अब मतलब मेरी मजबूरी भी थी, कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। लेकिन उसमें क्राइसिस ये था कि सारी डिबेट्स दिसंबर से फरवरी के बीच में होती थी और खर्चा साल भर करना होता था। तो हॉस्टल हमारा प्राइवेट हॉस्टल ही था, तो उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैं हॉस्टल में भी ठीक ख्याति वाला व्यक्ति था, तो वहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं सारे पैसे दिसंबर में दूंगा। डिबेट आएगी, तेरा भाई जाएगा, जीत के आएगा, भुगतान हो जाएगा। तो उधारे चलती थी। दिसंबर से फरवरी तक मैं पहले का बैलेंस भी, कभी कभी अगले 6 महीने का एडवांस भी देता था। तो मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में डिबेटिंग प्लस सेल्समैनशिप। लेकिन जब मैं डिबेटिंग में थोड़ा सफल हुआ तो सेल्समैन की जॉब छोड़ दी मैंने। फिर मैंने और मेरे बड़े भैया ने मिलकर एक कंपनी शुरू की। सबसे पहला स्टार्टअप हमने वहीं किया, एक छोटी सी कंपनी जिसका काम प्रिंटिंग का था। प्रिंटिंग का? विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करना, लेटर हेड्स प्रिंट करना। क्योंकि हमारी फैमिली में एक दूर के रिश्ते के बड़े भैया वो काम करते थे। मैंने उनके पास 2 महीने जाके सीखा काम, अपने हाथ से प्रिंटिंग के सारे मतलब गुर सीखे। कैसे स्क्रीन प्रिंटिंग एक खास विधा है, पता नहीं आप जानते हैं नहीं। स्क्रीन प्रिंटिंग में हाथ से प्रिंटिंग होती है सारी की सारी। तो वो उस समय नया चलन था। तो विजिटिंग कार्ड उस समय उससे प्रिंट होते थे। और उस समय उसी के एकदम बाद फोटोग्राफिक प्रिंटिंग पहली बार आई थी। फोटोग्राफ्स वाली मशीन से विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करना, जिसमें कलर्स आते थे पूरे के पूरे, इमेजेस भी आती थी। तो मैंने उन दोनों कामों को कुछ दिन नौकरी करने के बाद, मतलब पहले नौकरी के सेल्समैन की इसमें कैलकुलेटर्स में, फिर इसमें अपने बड़े भैया के पास नौकरी की, फिर एक इंडिपेंडेंट कंपनी में प्रिंटिंग की नौकरी की, फिर अपनी कंपनी शुरू की प्रिंटिंग की, हम दोनों भाइयों ने मिलकर। और हम लोग मतलब सफल उद्यम कर पाए, काफ़ी सफल उद्यम कर पाए। ये ग्रेजुएशन के साथ साथ चल रहा था? ये ग्रेजुएशन के साथ चल रहा था, सेकेंड और थर्ड ईयर में चल रहा था, साथ में डिबेटिंग। तो डिबेट जब होती थी फिर मैं काम छोड़ के डिबेट में जाता था, जीत के वापस आता था, फिर कार्ड प्रिंट करता था। तो ऐसे काम चलता था। वो जो आपके मित्र हैं, जो हमें दृष्टि के बहुत सारे वीडियोस में भी दिखते हैं, विजेंद्र जी। हाँ, वो मेरा फर्स्ट ईयर से ही दोस्त है। हम लोग जाकिर हुसैन कॉलेज में साथी थे। वो हिंदी ऑनर्स में, मैं हिस्ट्री ऑनर्स में। पर फर्स्ट ईयर में क्योंकि मंडल कमीशन रहा तो हमारा मिलना नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में हम लोग डिबेटिंग पार्टनर्स हुए और हम लोग डीयू में उस समय मतलब काफ़ी धाक थी। मतलब हम लोगों की टीम कहीं जाए तो जनरली ट्रॉफी मिल जाती थी। 10 में से 9 बार ऐसा होता था। He's being modest. ये 10 में से 9 बार तो होता ही था और एक आध बार नहीं भी होता था, सही बात है। थर्ड ईयर में हम लोग साथ रहने लगे। नई दिल्ली स्टेशन के सामने थॉमसन रोड एक जगह है, वहाँ मेरे एक दोस्त के पिताजी एसीपी थे उस समय, उनको घर मिला हुआ था, तो उन्होंने हमें रहने की जगह दे दी वहाँ पर एक कमरे में। तो विजेंद्र में वहाँ साथ में रहे
और वहीं रह के ग्रेजुएशन की फाइनल तैयारी की हमने फाइनल। फिर यूपीएससी? वो उसके बाद की बात है। जब थर्ड ईयर में ये सब हो गया तब तक हमारे घर की स्थितियाँ थोड़ी सेटल हो गई थी। हम भिवानी छोड़ चुके थे, तब फरीदाबाद में सेटल हुए थे। कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह थे जिसमें चीज़ें खराब हुई थी। पिताजी की नौकरी भी लगभग छूट गई थी उस समय, हालांकि बाद में उनको मिल गई शायद कोर्ट के इंटरवेंशन से। माँ की नौकरी छूट गई थी, तो हम 2 भाइयों का दारोमदार था पूरे परिवार का उस समय। थर्ड ईयर खत्म होते होते पेरेंट्स फिर सेटल हो गए थे। माँ को नई नौकरी मिल गई थी, पिताजी की नौकरी रीइंस्टेट हो गए थे वो नौकरी में। तो उन्होंने ये कहा कि अब तुम अपना सपना पूरा करो, पॉलिटिक्स या जो भी। तब तक सिविल सर्विसेज भी दिमाग में आने लगा था, क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में था वो संकल्प एक समूह है, आप जानते होंगे, संघ का प्रकल्प। हाँ हाँ, आरएसएस का प्रकल्प था। मैं उसी में था, संकल्प हॉस्टल में। क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं स्वाभाविक रूप से उसी हॉस्टल में गया। उसको जो चलाते हैं वो मेरे लोकल गार्जियन हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, आज भी पिता तुल्य हैं। तो फिर मैं दिल्ली वापस आया। इस बीच में 2 साल में फरीदाबाद से रोज़ दिल्ली अप डाउन कर रहा था, जो लोकल ट्रेन्स होती हैं उससे आता था। दिल्ली में काम करके रात को घर चला जाता था। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं आया तो विजेंद्र भी, मैं भी, 2 और दोस्त थे हमारे उस समय। हम चारों ने पांडव नगर, एक जगह आप शायद जानते हो, मयूर विहार के पास ही है जी, वहाँ एक फ्लैट लिया। विनोद नगर, पांडव विनोद नगर। हाँ जी, नगर, एग्जैक्टली। हाँ? क्या चीज़? दद्दा वहीं रहते हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो पांडव नगर में एक फ्लैट लिया। वहाँ पहली बार मैंने तैयारी शुरू की और मैंने एमए की जब नौबत आई तो हिस्ट्री छोड़ के हिंदी साहित्य लिया। ये आसान नहीं था, क्योंकि डीयू में एक नियम है कि आप एमए करेंगे तो बी में पढ़ा होना चाहिए। हाँ जी। और बीए तो हिस्ट्री ऑनर्स था। तो एमए के एडमिशन के 9 रूल्स थे, उसमें से जो 9वां रूल था, ये 9वां मतलब कह लीजिए एलिजिबिलिटी थी, वो ये थी कि आपने ग्रेजुएशन में 1 पेपर हिंदी का पढ़ा हो। और हिस्ट्री ऑनर्स में 1 पेपर सब्सिडियरी हिंदी का था मेरे पास। उस रूल से एडमिशन हो सकता था, पर हो कैसे, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मेरा डीयू में एडमिशन नहीं हो पाया। फिर जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, क्योंकि वहाँ डिमांड कम रहती थी, सप्लाई हो सकती थी। तो मैंने एमए प्रीवियस जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज से किया। ये बात 1993 से 94 की है। और मैंने ग्रेजुएशन में तो मैं बहुत ही औसत विद्यार्थी था। कॉलेज में शायद मैं टॉपर था, लेकिन इसलिए कि सब मुझसे भी खराब विद्यार्थी थे। तो 51.5% मेरा ग्रेजुएशन का स्कोर है कुल मिला के। वो भी पहला साल बहुत खराब था, इसलिए बाकी 2 में अच्छा करते करते वहाँ तक पहुँच पाया। एमए प्रीवियस वो पहला साल था जब मैं सीरियस हुआ पढ़ने के लिए, ज़िंदगी में पहली बार सीरियस हुआ पढ़ने के लिए। स्कूल में मैं ठीक था, 7वीं 8वीं क्लास तक मैथ्स में 100 नंबर आते थे मेरे। इंग्लिश में फेल होता था। फेल होते थे? हाँ, 9वीं क्लास तक मैं इंग्लिश में लगभग हर साल फेल हुआ। मतलब एनुअल में पास हो जाता था, क्योंकि मेरी माँ उस स्कूल में टीचर थी। मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट मिलता होगा मुझे। मेरा मतलब ऐसा मुझे कभी बताया नहीं क्या, पर मुझे मेरा अनुमान है कितना ध्यान तो टीचर से बच्चों का रखा ही जाता होगा। क्योंकि मैं अपने अंग्रेजी में पास हो जाऊं उसमें मेरे कर्म तो नहीं होते थे, क्योंकि मैं जो बच्चा हर साल के हर एग्जाम में फेल हो रहा है, एनुअल में हर साल पास हो जाता है, या तो स्कूल की अपनी पॉलिसी होगी, जो भी रोकना नहीं है बेटे। हाँ, आगे बढ़ो। जो भी पॉलिसी हो। 10th क्लास पे मेरी इंग्लिश ठीक हो गई। एक टीचर ने मुझे, हमारे यहाँ होता क्या था कि रटने की परंपरा थी इंग्लिश को भी, भाषा को भी। तो पेरेंट्स हिंदी के थे तो हिंदी तो अपने आप अच्छी हो गई थी। जी। इंग्लिश में हम स्कूल में जब जाते थे तो टीचर आंसर लिखवाते थे, रटना होता था, रोज़ टेस्ट होता था, जो टेस्ट में पास नहीं होगा मुर्गा बनता था रोज़, ये परंपरा थी। तो हम तो उस मतलब वर्ग वाले थे जो सीधे आके बिना टेस्ट दिए मुर्गा बन जाते थे कि औपचारिकता क्यों करें। जब परिणाम वो होना ही है तो फिर सीधे उसी पे चलते हैं। तो 3-4 लोग हमारे क्लास में थे, इंक्लूडिंग में, जो सीधे दूसरा स्टेप लेते थे। 10th में एक टीचर ने पहली बार समझाया कि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा के कुछ एक तमीज़ होती है, कायदे होते हैं। तो जब ग्रामर पहली बार थोड़ी सी समझ में आई, इतना सा, मतलब हंसी आएगी आपको, मुझे पहली बार 10वीं में ये समझ में आया कि भूतकाल बनाना हो तो सेकंड टेंस यूज़ करनी है। ये पहला टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने कहा कि राम वेंट, बोले वेरी गुड, इससे मेरा राम चला गया। मुझे पहली बार समझ में आया कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो कुछ खास बात नहीं है। तो मैंने 1-2 आंसर लिखे, निबंध लिखे, सारे भूतकाल में लिख दिए। तब
तब उन टीचर ने, उनका नाम अजीत था, अजीत जी हम बोलते थे, और मतलब वो प्रसिद्ध थे, शीशम के डंडे से पीटा करते थे, पर मुझे उन्होंने पीटा नहीं, उन्होंने मुझे नहीं मारा कभी। स्कूल में टीचर्स की पहचान डंडे से भी होती थी कि किसके पास छड़ी है गुलाब वाली, कांटे वाली है, किसके पास शीशम का डंडा है, किसके गुड़हल, गुड़हल की, गुड़हल हमारे यहाँ नहीं चलता। अच्छा, हमारे यहाँ तो बहुत, हाँ हाँ, गुलाब, शीशम, ये सब होता था हमारे यहाँ। कुछ लोग चौक उंगली में दबाया करते थे, कुछ पीछे स्केल से मारा करते थे, डस्टर भी मारते थे, कुछ यहाँ पर चूंटी काटते थे बगल में। हाँ, तो वो नहीं ठीक है, लेकिन हमें उसका अफसोस नहीं है बिल्कुल भी। हमें लगता है कि हम जैसों के लिए बहुत ज़रूरी भी था उस समय, वो कोई अफसोस नहीं है उसको लेके। तो नॉस्टैल्जिया फील करते हैं अब तो। मतलब हमें ये पता है कि उन टीचर्स की इंटेंशन हमारा अहित करना नहीं थी, उनको उनकी समझ थी कि बिना इसके ठीक नहीं होंगे। हो सकता है कि उस माहौल में शायद उसके बिना ठीक होते भी नहीं, मुझे नहीं पता। माहौल का भी है ना, जैसे अमेरिका में मेरे बड़े भैया रहते हैं तो वहाँ बच्चों को नहीं मारा जाता, वहीं बच्चे ठीक ही बिहेव करते हैं। यहाँ मारते हैं तो यहाँ भी ठीक बिहेव कर रहे हैं। तो कई बार उस माहौल में एक्सपेक्टेशंस अलग, लोकल सॉल्यूशन। जैसे वहाँ पनिशमेंट क्या होती है कि आपको 1 घंटे तक स्टाफ रूम में जाके बैठना है, ये पनिशमेंट है, और आपसे 1 घंटे तक कोई बात नहीं करेगा, 1 घंटा दीवार की तरफ खड़े होकर देखना है। अब ये पनिशमेंट हमारे यहाँ तो इसको तो मौज कहेंगे, फिर ये तो पनिशमेंट हुई नहीं है। तो जैसे हमें जब स्कूल में टीचर स्कूल से निकालते थे क्लास से बाहर कि जाओ क्लास से निकल जाओ, अब बाकी बच्चे जलने लगते थे, हमें खुशी हो रही है, अब क्लास में बैठना टॉर्चर है, क्लास के बाहर निकाल दिया तो वरदान हुआ। फिर उनको समझ में क्लास से निकालना ठीक नहीं है, क्लास के अंदर टॉर्चर करना ठीक है। तो बेंच पे खड़े हो जाओ, डेस्क पे खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, डंडे से पीटो, ये सब होता था। सबके साथ होता था, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ होता था, कुछ अच्छे बच्चों को छोड़ के बाकी सबके साथ होता था। तो ये स्कूलिंग में जब इंग्लिश पहली बार समझ में आई तो उन्होंने कहा कि बेटा सिर्फ पास्ट टेंस नहीं होता, फ्यूचर भी होता है, प्रेजेंट भी होता है। इतना सा बताया कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फ्यूचर में विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो, इतना ही करना है। 7-8 दिन लगते लगते 12 टेंस समझ में आ गए, और समझ में आ गए तो बात खत्म हो गई। 9th क्लास में मेरे पेरेंट्स की राय ये थी कि मैं 10th में इंग्लिश में पास होऊंगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि उसमें स्कूल का नहीं चलता है, कुछ भी हो तो बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन बाकी सभी में डिस्टिंक्शन आ जाएगी। डिस्टिंक्शन का मतलब 75, उस समय वो बहुत बड़ी बात थी 75। अब तो भंडारा चल रहा है CBSE में, लेकिन उस समय तो बड़ा मुश्किल हुआ करता था। इंटरेस्टिंग बात है, मेरी 10th की मार्कशीट में मेरी डिस्टिंक्शन केवल इंग्लिश में है सिर्फ इंग्लिश में है, 77। हिंदी तक में नहीं आ पाई क्योंकि उस साल मार्किंग बहुत टफ हुई, 72 हिंदी में रहे। उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने 11th-12th इंग्लिश मीडियम से किया, हिस्ट्री ऑनर्स इंग्लिश मीडियम से किया। फिर मैंने बाद में MA सोशियोलॉजी, MA मास कॉम, LLB, मैनेजमेंट सब इंग्लिश से पढ़ा। आज मुझे कुछ भी रिसर्च करनी, मेरी पहली भाषा इंग्लिश होती है रिसर्च करने के लिए। तो तब से मुझे लगता है कि अंग्रेजी सीखना कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है, आसान सी चीज़ है, कोई भी सीख सकता है, भाषा ही तो है, ऐसा क्या है उसमें। तो MA हिंदी इसलिए लिया क्योंकि हिंदी पे मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी, लेकिन उस समय तक इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी थी। मैं ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से कर चुका था, इंग्लिश में 1-2 डिबेट्स भी बोल चुका था, एक आध डर लगता था, लेकिन 1-2 बार लगा कि प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा। गए तो बाई चांस वहाँ भी एक प्राइज़ मिलेगा, चौथा तीसरा कोई मैं थर्ड के बाद कंसोलेशन प्राइज़ हुआ करता था, सांत्वना पुरस्कार। हाँ। तो वैसा कुछ मिला, SRCC में शायद डिबेट थी एक। MA हिंदी इसलिए किया कि अब मुझे लग गया था कि मैं सेल्समैन तो नहीं बनना चाहता हूँ ज़िंदगी में, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अपना उद्यम कर चुका था, आजकल स्टार्टअप कह के बड़ा हाइप मचा देते हैं, तो स्टार्टअप मेरा सक्सेसफुल चल रहा था उस समय, प्रिंटिंग वाला। हाँ, पर ये था कि इनकम अच्छी थी, शायद किसी भी क्लास 1 जॉब से ज़्यादा इनकम उस समय स्टार्टअप से थी मुझे, मतलब हम 2 भाइयों को। पर ये फीलिंग नहीं आ रही थी कि यही करने के लिए जन्म हुआ है, इससे कुछ बेहतर होना चाहिए। तो मुझे समझ में आया कि अब 2 ऑप्शंस मेरे पास हैं। पॉलिटिक्स तब तक थोड़ा सा बैक स्टेज जाने लगा था कि वो उतना शायद आसान नहीं होगा, तो ये हुआ कि सिविल सर्विसेज, और नहीं तो फिर हिंदी में प्रोफेसर। और हिस्ट्री में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, मुझे बहुत गहरी रुचि उसमें थी नहीं उस समय, अब है बहुत रुचि, उस समय नहीं थी। तो मैंने MA हिंदी लिया जाकिर हुसैन इवनिंग में, और MA हिंदी में मैं
जो पहले साल में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सेकंड रैंक पे आया। अच्छा, यूनिवर्सिटी टॉपर। हाँ, सेकंड टॉपर। 62.5% मार्क्स है, जो कि मतलब ठीक थे, DU में काफ़ी अच्छे थे। उस कॉलेज में डॉक्टर सुधीश पचौरी पढ़ाया करते थे, ज़ाकिर इवनिंग में। कमल किशोर गोयनका पढ़ाया करते थे, अच्छे प्रोफेसर से। हालांकि मैं क्लास में नहीं जाता था, लेकिन थे कॉलेज में वो भी, और मैं भी उस कॉलेज में था। मैं काम करता था, मैं मतलब सारे काम धंधे चल रहे थे, कैसे जाता, अपने यहाँ पढ़ के नोट्स वगैरह मैनेज करके हुआ। फिर मैंने हिंदू कॉलेज में माइग्रेशन लिया सेकेंड ईयर में। MA फाइनल मैंने हिंदू से किया है। MA किसी कॉलेज से करना नहीं होता दरअसल, MA में सिर्फ एफिलिएशन होता है DU में, कि आपका अटेंडेंस वहाँ, अटेंडेंस क्या मतलब एडमिशन वहाँ है, फ़ी वहाँ डिपॉजिट होगी, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आप वहाँ जा सकते हैं, ट्यूटोरियल्स के लिए। तो MA फाइनल में मैं रह रहा था DU में ही, संकल्प के हॉस्टल में। MA फाइनल में मैं लगभग गोल्ड मेडलिस्ट होते होते रह गया, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन में मैं सेकंड पे हो गया था। वैसे 65% मार्क्स मेरे ओवरऑल MA में रहे। और मैं सीरियस इतना हो गया था कि जब MA फाइनल में था, UGC नेट JRF का एग्ज़ाम आया, तो मैंने फॉर्म नहीं भरने का फैसला किया था। मेरी एक सीनियर थी, आप उनको जानते होंगे, प्रोफेसर रमेश उपाध्याय की बेटी प्रज्ञा उपाध्याय, वो मेरी 1 साल सीनियर थी, अभी शायद KMC में पढ़ाती हैं वो। उन्होंने मुझे डांट के कहा कि एग्ज़ाम देना चाहिए UGC का। मुझे लग रहा था कि मेरी पढ़ाई उतनी है नहीं अभी कि मैं कैसे निकाल पाऊँगा। तो जब उन्होंने डांटा और ये कहा कि, मैंने कहा दीदी फॉर्म भरने में 200 रुपये लगते हैं, मेरा इससे ना 10 दिन का खर्चा निकल जाता है हॉस्टल में। तो जब उन्होंने डांट के कहा कि ठीक है मैं फॉर्म भर देती हूँ, तो शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा इतना भी बेशर्म होना ठीक नहीं है। तो फिर मैंने खुद ही फॉर्म भरा और मेरा JRF हो गया उसी समय, MA फाइनल में ही हो गया। तो बड़ा रिलीफ था कि अब मुझे हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। उस समय महीने का खर्चा 1,000 रुपये के आसपास हो चुका था, उस समय तक 1,000-1,200 के आसपास। अब 2,500 तो लगता था कि विजय माल्या हो गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो इतना पैसा आ गया। तो मुझे लगा कि अब मैं सुकून से तैयारी कर पाऊँगा IAS की। फैमिली कंडीशंस ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये तय था कि मैं जो पैसा आएगा वो घर पे भेजूँगा, अपना काम डिबेटिंग से चलाता रहूँगा। मेरी घर की जिम्मेदारी उस समय ख़त्म हो गई थी लगभग। तो MA फाइनल हुआ। MA फाइनल मेरा हो गया था, मतलब मैंने 16.5 में DU ज्वाइन किया। 17 से कम में अलाउड नहीं DU में, तो एक स्पेशल परमिशन VC से मिलती है, जो 1 साल तक की हो सकती है, उसके तहत एडमिशन हुआ था। 19.5 में ग्रेजुएशन हुआ, 21.5 में MA हो गया। तो MA के बाद मैंने सोचा कि अब IAS का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो MA 95 में हुआ। 96 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, जब मैं लगभग 22 साल का था। और ये था कि उस समय 2 विषय होते थे। तय हुआ कि हिस्ट्री प्रीलिम्स में रखूँगा, हिस्ट्री और हिंदी मेंस में रखूँगा। हिंदी के लिए बल्कि मैंने कुछ क्लासेस की, हिंदू कॉलेज के हमारे टीचर हैं प्रोफेसर रामेश्वर राय, उनसे मैंने पढ़ा उस समय। वो बड़े बहुत चर्चित लेजेंडरी टीचर हैं। लेजेंडरी है, मतलब पहली बार मैंने ज़िंदगी में समझा कि अध्ययन का स्तर क्या होना चाहिए। मतलब मैं MA टॉप कर चुका था, पर मुझे हिंदी उतनी नहीं आती थी, मतलब उतनी क्या, ठीक से नहीं आती थी। उनसे पढ़ा तो मुझे पहली बार समझ में आया कि साहित्य का क्या स्तर होना चाहिए जी। फिर हिस्ट्री से फॉर्म भर दिया पहले अटेम्प्ट का। था मैं खिलाड़ी किस्म का व्यक्ति, मतलब बहुत प्रयोग करता था ज़िंदगी में। फॉर्म भर चुका था, उसके बाद बाई चांस एक दिन सोशियोलॉजी की किताब हाथ लग गई किसी की, ऐसे ही पलट रहा था। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। फिर मैंने कहा इसी से एग्ज़ाम देंगे हम। तो मुझे कई लोगों ने समझाया कि इसी को शास्त्र में गधापन कहा गया है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अब हिस्ट्री में पढ़ रहा था उस समय एग्ज़ाम के लिए, पर उतना आनंद नहीं आ रहा था पढ़ने में। तो मैंने दूसरा फॉर्म भरा UPSC में। तब फॉर्म भरने की मियाद थी उस समय, 1 महीने। अच्छा। उसी समय की बात है। तो 96 के अटेम्प्ट में मेरे 2 फॉर्म भरे गए थे। दूसरा सोशियोलॉजी से भरा, और फॉर्म भरने और एग्ज़ाम के बीच में गैप मेरे ख्याल से 4-5 महीने का होता था उस समय, अब भी शायद इतना ही होता होगा। उसे मैंने ठीक से पढ़ा वो विषय। किसी ने बताया कि उसमें इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी बुक है हेरलोम्बस की, वो पढ़ो। वो पढ़ी तो मुझे लगा कि ये नहीं पढ़ता तो जिंदा होने का फ़ायदा क्या था। इतना अच्छा सब्जेक्ट लगा। अच्छा। हाँ, हिंदी की बुक्स पढ़ी। हिंदी में बुक्स उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इंग्लिश में अच्छी बुक्स थी। पढ़ लिया सारा। उस समय जनरल स्टडीज़ बिना पढ़े भी काम चल सकता था यदि आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा हो प्रीलिम्स में। मैं उसी अप्रोच पे काम कर रहा था।
प्रीलिम्स के दोनों मेरे रोल नंबर आ गए थे, क्योंकि यूपीएससी उस समय मैनुअल काम करती थी, तो नियम ये था कि अगर आप 2 फॉर्म भरेंगे तो बाद वाला फॉर्म ठीक माना जाएगा। लेकिन उतना कोई ध्यान देता नहीं था, और मेरा बाद वाला सोशियोलॉजी का था भी वैसे भी। तो फिर एग्ज़ाम से 7 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि इस साल छोड़ देता हूँ। तब तक मेरा अफेयर शुरू हो चुका था, वो भी साथ साथ चल रहा था। तो मेरी जो अब पत्नी है, उस समय हम लोग अफेयर में थे। करुणा मैम। हाँ, मुझसे ज़्यादा मेरे घर पे उनकी बात होती थी उस समय। आपके घर पे? हाँ, वो रोज़ बात करती थी। मैं तो लड़के कैसे करते हैं आपको पता ही है, हफ्ते में एक आध बार दुआ सलाम हो गया तो हो गया। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि ये ना तैयारी ठीक है, डर रहे हैं। तो फिर मेरे पिताजी बहुत ही लिबरल किस्म के आदमी रहे, इतने लिबरल कि जिस दिन मैंने कहा कि मैं रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, उन्होंने 1 सेकंड में बोला कर दो। इतने लिबरल रहे हैं। जिस दिन मैंने पहली बार कहा कि मुझे किसी से प्रेम है, क्या करना चाहिए, मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी पहले हुई थी उनसे, तो इतने लिबरल हैं कि उन्होंने ये कहा कि बात कर लेते हैं, ना हो तो ले आना, देख लेंगे। उस तरह के आदमी हैं, मतलब उस तरह का सपोर्ट सिस्टम उनकी तरफ से हमेशा रहता था मुझे। है ईश्वर सबको। हाँ, क्या कह रहे हैं विनोद जी? मैं कह रहा था कि ईश्वर सबको आपके जैसे पापा थे। मेरे आप जैसे नहीं, मेरे दर्शक पापा समझ जैसे गए थे। होंगे कि अभिनव जी भी तमाम विघ्न बाधाओं से घिरे हैं। दर्द बाहर आया है जी। इस पर आएंगे, क्योंकि सर के सीवी में जो तमाम चीज़ें हैं उसमें एक ये है कि ये मतलब लोगों ने हमसे, किसी ने मजाक में कहा कि अगर ये सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के टीचर और कोच और गाइड नहीं होते तो ये एक बहुत सफल मैरिज ब्यूरो चला रहे होते। प्रेम विवाह कराने में हर तरह के झंझटों से पार इनकी महारत हासिल है, ऐसा मुझे बताया गया। जी प्लीज। तो तरुणा जी भी तैयारी कर रही थी, सहपाठी हाँ, थी पर आपकी? उनका वो मेरे साल जूनियर थे डीयू में ही। डिबेटिंग सर्कल में मिलना हमारा हुआ था, तो वो तैयारी कर रही थी, लेकिन उतना सीरियस तैयारी को लेकर नहीं थी, उतना इंटरेस्ट नहीं था उनका। तो फिर पिताजी ने धमकाया फ़ोन पे। उन्होंने ये कहा कि मतलब मेरी इच्छा है कि तुम एग्ज़ाम दे दो। मैंने कहा मेरी तैयारी कम है। बोले क्या होगा, नहीं होगा, तब भी दे दो, ये मान लो कि मैं पहली बार कोई आदेश दे रहा हूँ, दे दो। तो फिर तो कुछ कहने को बचा नहीं था। एग्ज़ाम दिया, बाई चांस प्रीलिम्स हो गया। मेंस में मुझे कॉन्फिडेंस था, तो मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया पहली बार में। कॉन्फिडेंस इतना चरम था कि इंटरव्यू और रिजल्ट के बीच में शादी भी कर ली हम लोगों ने। हाँ, 26 मई 1997 को शादी हुई हमारी। अभी 25 साल हुए हैं इसी साल 2022 में ही। हाँ, तो 26 मई 1997 को शादी हुई। 4 जून 1998 को रिजल्ट आया, 384 रैंक आया। मुझे उम्मीद थी कि मैं पहले 20 में आ जाऊंगा। अच्छा, आपको लग रहा था? कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा से रहता था, अब ठीक हो गया है। पहले थोड़ा ज़्यादा रहता था, ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए। कई बार क्या होता है, जब तक हमें पता नहीं होता कि दुनिया में और भी लोग हैं, तब तक आदमी उछलता ही है। जब दुनिया की समझ ठीक से होती है, फिर पता लगता है कि सबके कंपैरिजन में हम उतने ही हैं जितने बाकी लोग भी हैं। पर सिलेक्शन होना पहले अटेम्प्ट में डीयू में बड़ी बात थी उस समय। देश में भी बड़ी बात है। पहले अटेम्प्ट में फोड़ना। हाँ, 384 रैंक, 384 रैंक था। कौन सी क्योंकि सर्विस बहुत मिली? लोग आरोप लगाते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका रोल नंबर भी आप बोल दीजिएगा। 97484 रोल नंबर था मेरा उस साल 1996। वो पहले अटेम्प्ट रोल नंबर कैसे भूलेगा आदमी, आज तक याद है मुझे। सोशियोलॉजी पीपल गूगल अबाउट इट, मतलब जो हमारे पास ये पोथी रखी है रिसर्च की, उधर भी गूगल पे जो अधिकांश बातें हैं वो गलत हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ को लेके गलत है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1973 है, लेकिन किसी ने 1976 बता दिया। अब 6 बता दिया तो फिर लोग कहते हैं कि 1996 में हो कैसे गया, तो 20 साल के थे, एग्जाम कैसे देंगे। और मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है, 2 नहीं होती है हमारी। एक ही, इधर नहीं, इनकी मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, नहीं इनकी नहीं, इन्होंने जब हमको बताया तो हमने कहा आ रहे हैं, तुम जितने भी तरह की बातें सब लिख डालो कागज पे, सब पूछ लेंगे। हाँ, सर वो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1973। वो सर 76 बोलो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। रिलेटेड है सर। वो 76 है उस, और उसी नहीं हिसाब है, से नहीं, 73 है। हर जगह जहाँ भी है। इंटरनेट पर। मुझे नहीं पता क्यों ऐसी भ्रांति पापा फैली। मम्मी आपके प्रोफेसर बताया जाता वो भी है। झूठ, अरे वो भी झूठ। अभी इतनी सफाई नहीं देनी। यू डिड अ गुड जॉब। दरअसल इन्होंने ठीक किया, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास भी किसी ने भेजे,
हाँ। एक जैसे कुमार श्याम नाम से एक चैनल है, उन्होंने एक कुछ जीवनी पता नहीं क्या नाम से वीडियो बनाया था। राजस्थान का एक लड़का है, वो हैं? बायोग्राफी बनाते हैं, राजस्थान का लड़का बायोग्राफी बनाता है। मतलब वो उस पे वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग मीडिया पर्सन। हाँ, तो किसी ने मुझे मैं भेजा। अपने एक दोस्त की बिटिया को गोद लिए था, वो इंटरनेट पे बताता है कि वो मेरी बेटी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बच्ची गोद लिया तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई कि अब एक और, तो वो तो होता ही है। तो कई ऐसे वीडियोस हैं, विकिपीडिया पर तो नहीं, शायद गूगल में कहीं कहीं सच में ऐसा लिखा है। अब मैं थोड़ा संकोची किस्म का आदमी, मैं पहली बार जिंदगी में पर्सनल लाइफ पे बात कर रहा हूँ इस तरह से। वी आर ग्रेटफुल सर। पहले 2-3 चैनल्स की तरफ से मुझे निवेदन आया था, पर मैं संकोच में मैंने ये कहा कि देखो मैं ना जो प्राइवेट है, पर्सनल है, बताना नहीं चाहता हूँ, बाकी में आपको रुचि नहीं होगी तो फिर कुछ मतलब है नहीं उसका। आपसे संबंध इतना अच्छा है कि मेरी इच्छा थी कि पहली बार कहीं बताऊँ तो यहीं बताऊँ, इसलिए थैंक यू। सौरभ और मैं पुराने परिचित हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कल शायद किसी ने बोला कि अब कॉलेज लाइफ में आप दोनों कैसे थे बताइए, तो हम कभी कॉलेज फ्रेंड्स नहीं रहे। हम लोग कभी, और मेरे ख्याल से हमारी ये जिंदगी में 5वीं मुलाकात है, 4th-5वीं मुलाकात जी, है। हम इतना ही। एक दफा शुभ्राष्टा और रजत की हाँ, शादी में पहली मिले थे। मर्तबा मिले, दूसरी बार राजेंद्र पेंसिया की शादी में मिले, तीसरी बार एक बार जाकिर हुसैन कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन। अच्छा हाँ, वो मिला के 6 हो जाएगा शायद, 3 हो गए। और हाँ। नहीं 3, और एक बार घर पे मिले आपके। 4, एक और बस, था। और ये 5वीं है। नहीं, एक और है। सबसे पहले हम मिले थे ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में एक बुक लॉन्च पे, उसमें पहली बार मैं आपसे मिला उस दिन, और कई लोगों से मिला पहली बार, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर के कुएं में रहता हूँ, उससे बाहर बहुत कम निकलता हूँ, बहुत ही कम निकलता हूँ, तो मेरा सोशल सर्कल 0 के आसपास रहता है। तो उस दिन पहली बार हमारा मिलना हुआ था, और उस दिन आपने एक बड़ी रोचक बात कही थी मुझे कि सर मैंने कल रात को सपना देखा कि आप मुझे मैथ्स पढ़ा रहे हैं सपने में। ये हमारी पहली मुलाकात आप भूल गए हैं। लेकिन आप मैथ्स पढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझे वो, जैसे आपको इंग्लिश का सपना आता होगा शायद कभी कभी, मुझे मैथ्स का सपना अभी भी आता है, और मेरी ये तमन्ना है कि मैं मेरी भी है। समेटकर लेके, और आर.एस. अग्रवाल आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल में बैठ के सॉल्व कर नहीं, लूं। मेरी भी इच्छा है। मतलब मुझे मैथ्स एकेडमिकली उतना नहीं आता, लेकिन मैथ्स की इंट्यूशन और रीजनिंग मेरी अच्छी है। मतलब मैथ में बहुत जल्दी सीख सकता हूँ। तो मैंने एक टीचर से बात की हुई है कि जब भी मौका मिलेगा 2-3 महीने मैं सीखूंगा मैथ्स सारा। मुझे मैथ्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, आता नहीं है उतना अभी। मैं तो उस भय से मुक्त होना चाहता हूँ। नहीं, मुझे भय एकदम नहीं है, बहुत आसान लगता है, रोचक लगता है। बस जिस समय पढ़ना था उसमें पढ़ने का मन नहीं हुआ, इतनी बात है, इसलिए नहीं पढ़ा। तो फिर पहला अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन हुआ, कौन सी सर्विस और मिली थी? जब उस समय क्या था कि मैं जनरल से था, 4 अटेम्प्ट्स होते थे उस समय। जी। उस समय आईएएस आईपीएस की सीट्स बहुत कम थी। आईएएस की कुल 56 सीटें थी, आईपीएस की कुल 36 सीटें थी। रिजर्वेशन हटाने के बाद पहले 70-80 रैंक के बाद आईएएस आईपीएस नहीं मिलता था। आईआरएस बहुत कम था उस समय, क्योंकि जीएसटी वगैरह वो जो सर्विस टैक्स है उसके बाद पॉपुलर हुआ तो सीट्स बढ़ी। आजकल तो ये हालत है कि आप अगर जनरल में 220 रैंक पे तो आईपीएस बन जाते हैं। उस समय तो 60 के बाद आईपीएस भी नहीं बनते थे। उस समय एक सर्विस थी जो सिविल सर्विसेज में थी, जो अब सिविल सर्विस से अलग हो गई है। सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट थी। जी जी। मुझे वो ऑफर हुई थी, तो मुझे वो ऑफर हुई कि आप सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट। अच्छा, तब वो सीपीएफ अलग नहीं होता था, इसी में मर्ज रहता तब बाकी सीपीएफ अलग होता था, सिर्फ ये सीआईएसएफ सिविल सर्विसेज में था। सीआरपीएफ, बीएसएफ वो सब अलग होता था एक साथ। लेकिन उसमें एक पेज था कि मैं मेडिकली उसके लिए अनफिट था, नॉक नी और पार्शली फ्लैट फुट की बात उसमें थी। तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिकल बोर्ड बैठे रिव्यू करने के लिए, तो आप 7 दिन में रिव्यू कर दीजिए, मेडिकल बोर्ड चेक करेगा। नहीं तो हम आपको केंद्रीय सचिवालय सेवा, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, वो भी अब सर्विस खत्म हो गई है, अब नहीं आती है, वो देंगे। नौकरी मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम मुझे उतनी नहीं थी। गलती ये हुई कि जब मेडिकल हुआ मुझे किसी ने बता दिया कि घुटने मिलेंगे तो ही पास हो गए, तो मैं बहुत जोर से मिलाने में लगा रहा। तो मुझे मतलब टच होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ताकत लगा के एकदम कोई। मतलब मुझे लगा कि फेल ना हो, जो मैंने और जोर से भिड़ा दिए घुटने। उन्होंने 1-2 बार पूछा भी कितना टच होता है, मैंने कहा मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, मैं तो और कॉन्फिडेंस में था कि देखो एकदम टच हो रहा है। तो फिर
मैंने एक डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आप मेडिकल बोर्ड बिठाएंगे तो 50% चांसेस हैं कि आप फ्री हो जाएंगे इससे। तो कुछ दिनों तक दोनों पैरों के बीच में तकिया रख के सो, और कुछ और उपाय बताए जिससे थोड़ा सा गैप हो जाएगा। फिर मैंने सबसे पूछा कि मेरी रुचि CASF में थी नहीं उतनी, तो जब फिर से एग्ज़ाम देना ही है प्रॉपर IAS बनने के लिए, तो फिर ज़्यादा अच्छा है कि मैं वो सर्विस चुनूँ जो मुझे पढ़ाई का मौका दे। तो पता लगा कि CSS में जॉइनिंग 6 महीने से 12 महीने बाद होती है। केंद्रीय सचिवालय से। हाँ, 1 साल तो एक्सटेंशन वैसे ही मिल जाता था, आजकल भी मिल जाता है, उसमें और चांस मिल जाएगा। तो मुझे लगा कि 1 या 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो मैं उसके बाद ज्वाइन कर लूँगा, तो पढ़ाई कर लेता हूँ। तो मैंने मेडिकल बोर्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, और CSS उससे मुझे होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर मिला। मैं होम मिनिस्ट्री में रहा हूँ कुछ महीने। ये बात 97 के रिज़ल्ट की है। 97 में शादी भी हो गई थी, और मतलब आर्थिक जिम्मेदारियाँ भी होती ही हैं हम लोगों पे ही। JRF मिल रहा था, लेकिन JRF भी उस समय शायद ब्रेक हुआ था, MPhil पूरा हो गया था, PhD का प्रोसेस चल रहा था रजिस्ट्रेशन का उस समय। तो फिर वो अटेम्प्ट मैंने फरीदाबाद में घर पे रह के ही दिया। दूसरा मेरा अकेला अटेम्प्ट है जिस साल मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, उस सेकेंड अटेम्प्ट से मैं उस साल मेंस में कुछ नंबर से रह गया। और दोनों साल मेरे रिज़ल्ट ख़राब होने का, मतलब पहले साल अच्छा रैंक ना आने की बजाय और दूसरे साल मेंस ना होने की बजाय दूसरा विषय सोशियोलॉजी था, उसमें नंबर काफ़ी कम थे। जबकि मेरी समझ है कि मैं उसमें हिंदी साहित्य से ज़्यादा अच्छी पकड़ रखता हूँ, और उससे अच्छी फ़िलासफ़ी में मेरा वो पहली मोहब्बत फ़िलासफ़ी है। वो मैंने बाद में पढ़ा उसके बाद, पर नंबर नहीं आया UPSC में, पता नहीं क्यों नहीं आए। तो हो सकता कोई कमी मुझ में हो, कोई विषय में हो, एग्जामिनर्स, क्योंकि सोशियोलॉजी हिंदी माध्यम में उस समय बहुत पॉपुलर नहीं था, इंग्लिश में तो था, हिंदी में बहुत कम लोग लिखते थे, तो हो सकता वो फैक्टर रहा हो। जब दूसरी बार नहीं हुआ तो वो बड़ा दिल टूटने वाली बात होगी। पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए तो हर जगह आप जहाँ जा रहे हैं लोग ऑटोग्राफ लेने के मूड में आते थे। सेकंड में मेंस ना हो तो फिर लोग बात करने से बचते थे कि तो सब बर्बाद हो गया। फिर हम लोगों ने दिल्ली शिफ्ट किया, DU के पास एक फ्लैट रेंट पे लिया। उस फ्लैट का रेंट था 2800 रुपये, और JRF उस समय SRF हो गया था, तो 3450 रुपये मिलते थे, तो 650 रुपये बचते थे। गृहस्थी उसी में चलती थी हमारी। तो फिर बड़े भैया, केंद्रीय सचिवालय की नौकरी आपने छोड़ ही दी थी? अभी ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, उसकी ज्वाइनिंग बाद में होनी थी ना। इस बीच में मैं DU में महाराजा अग्रसेन कॉलेज में 3 महीने पढ़ा चुका था। सेकेंड अटेम्प्ट जब मैं दे रहा था उस समय जॉब भी कर रहा था साथ में। फरीदाबाद से रोज़ मयूर विहार आता था, कॉलेज में पढ़ाता था, फिर घर जाके पढ़ता था, तो ये उस समय चल रहा था। थर्ड अटेम्प्ट के समय फिर मैं दिल्ली आया, यहाँ रहना शुरू किया। PhD चल रही थी साथ में तैयारी। PhD DU से? DU से ही मैंने सब कुछ DU से ही किया, मतलब 1990 से 2000 तक हिंदी विभाग DU में। प्रोफेसर रमेश गौतम मेरे गाइड थे, MPhil में भी PhD में भी। PhD मेरा पोस्ट मॉडर्निज्म पे था, उस समय नया कंसेप्ट था। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फिलोसफी विषय चुन लिया था, क्योंकि सोशियोलॉजी से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। चुन तो लिया, लेकिन पढ़ाई करने का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। मतलब फेलोशिप भी है, PhD भी, हालांकि मेरे गाइड बहुत कोऑपरेटिव थे। तब भी शादी भी थी, तो फैमिली से भी कभी कोई आ गया, कभी हमें जाना हुआ, जबकि पूरी सपोर्ट मिलती थी मुझे हर तरह से। तो तीसरी बार में भी मैं इंटरव्यू दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर DAV कॉलेज में पढ़ाया 4 महीने, PGDAV में, आश्रम पे जो है। तब तक इस नौकरी की ज्वाइनिंग का समय आ गया। 99 में ज्वाइनिंग का समय आया। मैं मन बना चुका था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, ये वाली सिविल सर्विसेज वाली। मेरी बात से मेरे घर में सब सहमत भी थे, पत्नी भी, पिता भी, जबकि मैं सब बेरोजगार था, ऐसा कुछ नहीं था मेरे हाथ में, लेकिन तब भी वो सब सहमत थे कि वही करो जो करने का मन हो, ज़बरदस्ती क्यों नौकरी करो। और मैं सिविल सर्विसेज को लेके ऐसा आग्रह था भी नहीं। हरियाणा में मैं जहाँ था वहाँ कोई ऐसा शौक भी नहीं था। मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश में जो एक शौक होता है सिविल सेवाओं का, वो हमारे राज्य में नहीं था। तो मैं तो समझाना पड़ता था आधे घंटे में कि मैंने क्या कर लिया है। लोग समझते ही नहीं थे क्या कर लिया है, बड़ी मुश्किल से समझाते थे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने सबको मना लिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। सब मान गए, ठीक है ज्वाइन मत करो। जिस दिन ज्वाइन करना था उस दिन मैं नहीं गया ज्वाइन करने के लिए। ये बात मेरे ख्याल से 1 जून 1999 की है।
सब सहमति थी। मैं पीएचडी पे काम कर रहा था, थीसिस लिख रहा था अपना उस समय, क्योंकि पीएचडी मेरा 97 में शुरू हुआ था। जिस दिन 2 साल हुए मैंने उसी दिन सबमिट कर दिया था, ठीक 2 साल होते ही। तो मैं उस समय पीएचडी थीसिस पे काम कर रहा था अपना। मेरा एक दोस्त है, IRTS है, उसी साल सिलेक्ट हुआ था, मतलब मेरे से अगले साल, और उसने ज्वाइन किया था। IRTS रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, नहीं वो रेलवे की काफ़ी अच्छी सर्विस है। अब शाम को वो घर पे आया बधाई देने के लिए कि उसको लगा मैंने ज्वाइन कर लिया होगा, मैंने नहीं किया था। तो उसने मेरे घर में सबको, पत्नी को, मेरे पिताजी को, मेरी मदर इन लॉ थी, उनको सबको ये समझा दिया कि ये गधा है, आपको पता नहीं है इसने क्या छोड़ दिया है, आप तो समझदार लोग लग रहे हो सब लोग, कुछ तो सोचा होता। तो शाम को जब मैं घर आया तो घर में कोहराम मचा हुआ था, और उन सबको लगा कि इतना बड़ा फैसला कर लिया पागलों की तरह। तो जब मुझे लगा कि वो सब बहुत दबाव में है, अरे मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर लूँगा, ऐसी चिंता मुझे थी नहीं, ये था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, इतना भरोसा था। और एक अटेम्प्ट बचा ही हुआ था, अटेम्प्ट तो है ही कम से कम, उसी में कुछ शायद हो जाए। पर घर वाले भी देख रहे थे कि 3 हो गए हैं, पहले में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, सीट्स कम होती जा रही थी। वाजपेयी जी की सरकार जब आई थी, सीट 700 से कम होते होते अंत में 300, 285 पे आ गई थी कुल। That's it? यस। और अभी कितनी होती है? इस साल 1000 है, 2022 में 1000 हैं, 21 में 800 कुछ थी, तो 800, 900, इस साल 1000 आई हैं सीटें बहुत दिन बाद। अभी तो क्या है ना कि IAS की सीटें 180 हैं, IPS की 200 हैं, IRS की आमतौर पे दोनों मिला के 200 हो जाती हैं। तो 600 सर्विसेज हैं जो IAS, IPS, IRS की हैं। उस समय कुल 300 सीटें थीं, जिनमें से IAS की जनरल की 28 सीटें थीं, IPS की 18 थी। तो पहले 60 रैंक में सब खत्म हो जाता था उस समय, जनरल में स्पेशली, मैं जनरल से था उस समय, मतलब अभी भी हूँ। तो पहले 50 रैंक में नहीं आए तो फिर कोई मतलब था भी नहीं हमारे लिए उस चीज़ का। तो 98 आ गया, तो 98 में तीसरा अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। इस बीच में DAV कॉलेज में पढ़ाया था 4 महीने एडहॉक बेसिस पे। अब गृहस्थी भी चल रही है, खर्चे भी ज़्यादा हैं, इनकम है नहीं। तब मैंने अपने उस दोस्त पंकज दुबे, आप शायद जानते हैं उसको, पेंगुइन में उसने अच्छे नॉवल लिखे हैं 8-10, अभी फिल्म भी बना रहा है अपनी, वो उसके दबाव में, उसके कहने पे, आग्रह पे, वो डिबेटिंग में मेरा जूनियर था, उसके आग्रह पर हिंदी साहित्य पढ़ाया पहली बार 12 बच्चों को। 98 की बात है, अटेम्प्ट की एकदम बात। अच्छा, पंकज भी तैयारी कर रहे थे तो हाँ, उनका आपसे पढ़ेंगे। तैयारी कर रहे थे, डिबेटिंग मेरी चलती थी, लेकिन MPhil में आने के बाद डिबेटिंग बंद हो गई, क्योंकि मतलब उस समय कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं जाता था प्राइज़ मिल जाते थे। तो एक प्रसिद्ध कॉलेज ने एक रूल बना दिया कि MPhil वाले अलाउड नहीं है। तो मतलब वो हमारी रोजी रोटी पे लात मारने वाली बात थी पूरी तरह से। तो उसके बाद वो भी चारा खत्म हो गया। तो JRF था, जो जनरली मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, फैमिली को देता था। खुद डिबेटिंग में कुछ ना कुछ करके मैनेज हो जाता था। तो हिंदी साहित्य पढ़ाया, 12 बच्चे थे, 12.5 मान लीजिए, एक बच्चा आधे बैच के बाद आ गया था। 2000 रुपये फीस थी, कुल फीस 25,000 रुपये आई, और मेरी कुल उधारें उस समय करीब 40,000 की थी, तो मैंने 25,000 तो चुका दिया। फिर एक बैच और पढ़ाया, उस बैच में करीब 35 बच्चे आ गए, तो मेरी सारी उधारें चुक गई उससे। इतना ही चुकाना था मुझे, कोई खास शौक था नहीं उसके अलावा। और कहाँ पढ़ाते थे? किसी घर? संकल्प में ही, संकल्प में पढ़ाते? क्रिश्चियन कॉलोनी DU में जो है हॉस्टल, सबसे पहला हॉस्टल यहाँ पर बना था। पहले पीतमपुरा में संकल्प हॉस्टल में ही था 90 में। भिवानी में मैं जिस स्कूल में था वहीं से संकल्प शुरू हुआ था, उसी स्कूल से शुरू अच्छा। हुआ था। हाँ, फिर वो हॉस्टल पीतमपुरा से मॉडल टाउन गया, मॉडल टाउन से DU में आया। मैं हर हॉस्टल में साथ गया, बीच में। तो वहाँ अलाउ करते हैं क्या संकल्प में कि आप ऐसे? पहली बार, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज के लिए होता ही, तो मैंने परमिशन मांगी थी, तो मुझे परमिशन मिल गई थी। एक हॉल था, मैं वहीं पढ़ाता था बच्चों को। अब तो क्लासेस होती हैं उनकी, उसके बाद से कई विषयों की क्लासेस होती हैं। वो पहली बार शायद तभी शुरू हुआ था। कुछ लोग GS पढ़ा रहे थे, मैं हिंदी पढ़ा रहा था। तो 98 में हिंदी पढ़ाया, 99 के शुरुआत में दूसरा बैच हो गया। तो 99 में ही जून में ज्वाइनिंग आई, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया सर्विस को। ये 2 तारीख को ज्वाइन किया, 1 को नहीं ज्वाइन किया। ये कह के ज्वाइन किया मैं 6 महीने में इस्तीफ़ा दूंगा, आप लोगों से हाँ बुलवा के इस्तीफ़ा दूंगा। आज आप लोगों ने दगा दे दिया, लेकिन 6 महीने में आप कन्विंस हो जाएंगे मुझसे।
तो फिर होम मिनिस्ट्री फ़ोन किया मैंने उसी रात को, जो हमारे अंडर सेक्रेटरी थे जिनका लेटर आया था मेरे पास ज्वाइनिंग के लिए, उनको बताया, मेरी पत्नी ने बताया कि बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, आज आ नहीं पाए, तो कुछ रास्ता है। तो बोले क्या दिक्कत है, कल आ जाइए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब क्या होगा, सीनियरिटी एक दिन कम हो जाएगी। इतना ही है कि मैं अपने बैच में सबसे यंग था, तो मैं अपने बैच में शायद सबसे जूनियर हो गया उस वजह से, लेकिन ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगी। तो नेक्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया। फिर कुछ दिन ट्रेनिंग हुई, उसकी ट्रेनिंग दिल्ली में ही होती है, मसूरी में नहीं होती, दिल्ली में ही ट्रेनिंग हुई हमारी। ISTM एक इंस्टीट्यूशन है IIT और JNU के बीच में, शायद आपने देखा होगा, JNU ओल्ड कैंपस के एकदम पास जी है। जी, बेसरा एग्जाम में। हाँ, वहाँ ट्रेनिंग हुई करीब 3-4 महीने की। फिर होम मिनिस्ट्री मुझे मिला। होम मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी ने पहली मीटिंग में पूछा कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो मैंने कहा सर अगर संभव तो राजभाषा विभाग दे दीजिए मुझे, मैं हिंदी में PhD कर रहा हूँ, तो हिंदी भाषा को लेके जो काम है हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ये कहने के 2 पर्पस थे, बहुत ईमानदार से। एक तो ये था कि हिंदी भाषा तो सुकून रहेगा, दूसरा ये भी कि वहाँ मैं शायद पढ़ने के लिए समय निकाल पाऊँ, क्योंकि एक अटेम्प्ट बचा हुआ था मेरा। और अगर इंटरनल सिक्योरिटी में चला जाता है, किसी और विंग में जाता, मान लीजिए नक्सलवाद वाला विंग मिल जाता, उसमें फिर मूवमेंट और 24 घंटे की चौकसी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। उस समय आडवाणी जी होम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो मान गए, क्योंकि क्रीडेंशियल्स देख के कि भाई PhD हिंदी साहित्य में आप कर रहे हैं तो राजभाषा विभाग हमारे अंडर आता ही है, तो उन्हें ठीक लगा, तो मुझे वहाँ दिया। मैंने राजभाषा विभाग में डेस्क ऑफिसर के पद पे, जो कि सेक्शन ऑफिसर डेस्क ऑफिसर एक ही बात होती है, हम उस सर्विस में फर्स्ट प्रमोशन अंडर सेक्रेटरी की होती है। IAS से हम लगभग 5-6 साल पीछे चलते हैं, क्योंकि मैं 23-24 में ज्वाइन कर चुका था, तो मैं आज होता तो डायरेक्टर रैंक पे होता और फिर जॉइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी तक ज़रूर जाता। CISF में होता तो आज मैं शायद DIG या IG रैंक पे होता, और उसमें शायद ADG रैंक तक जा पाता इस सर्विस में रहते हुए, या IG पे ख़त्म हो जाता। तो नौकरी की 4-5 महीने 6 महीने, फिर रिज़ाइन कर दिया सबको सहमत करके। और रिज़ाइन भी किस दिन किया, शिवाजी कॉलेज में एक वैकेंसी निकली हिंदी के अध्यापक की। मुझे लगा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं जब होम मिनिस्ट्री गया ना, 1-2 महीने काम करते करते मैं इतना परेशान हो गया, दिन भर टेबल पे बैठ के, मेरी वो प्रकृति है नहीं कि टेबल पे बैठ के दिन भर कलम चला सकूं। कमर में दर्द होने लगा, पहली बार स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम फील होने लगी, जो 2-3 साल मुझे रही उस समय। उसके बाद एक देसी इलाज ऐसा हुआ कि तब से मैं ठीक हूँ एकदम, 20 साल देसी इलाज? हाँ, एकदम ठीक हूँ। सिर्फ 3 दिन 2-2 मिनट के इलाज से। सोहना में एक बार ऐसा हुआ था, बताऊंगा मैं उसके बारे में। 20 साल से एकदम ठीक हूँ उसके बाद से। उस समय इतनी प्रॉब्लम हुई कि पेन किलर्स खाने पड़ते थे, तो मैंने होम मिनिस्ट्री जाना बंद कर दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया कि मैं स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, नहीं कर पाऊँगा। उनको भी क्या फ़र्क पड़ता था मेरे ना होने से। तो चिट्ठी आती थी कि छुट्टी आपकी सैंक्शन नहीं हो पाएगी, EL वगैरह ये सब वो सब। फिर एक दिन पता लगा कि अब वो लोग भी नाराज़ हैं, निकाल देंगे मुझे। इधर शिवाजी कॉलेज में एक इंटरव्यू था, मुझे भी लगा कि सही संयोग बन रहा है, तो मैं गया सीधा जॉइंट सेक्रेटरी के पास, इस्तीफ़ा दे के आ गया उनको कि सर मैं रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। उन्होंने समझाया कि बेटा पहली बार मैं ज़िंदगी में देख रहा हूँ ऐसा कोई कर रहा है इस सर्विस में, समझाना मेरा फ़र्ज़ है, मैं आपसे बहुत सीनियर हूँ। तो मैंने कहा सर मैंने काफ़ी सोच लिया है, मैं ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था, वो तो गलती से मैं आ गया था, झेल नहीं पाऊँगा इस चीज़ को। बोले कि देखो जॉइंट सेक्रेटरी बनोगे, एडिशनल सेक्रेटरी बनोगे, पता है क्या चीज़ होती है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में उस समय रहता था। मैंने कहा सर होम मिनिस्ट्री में आऊँगा ना तो होम मिनिस्टर बन के आऊँगा, अब उससे कम मैं नहीं आऊँगा। ऐसे ही कह दिया, मतलब पॉलिटिक्स का भूत थोड़ा सा था ही उस समय मेरे मन में, हल्का हल्का बचा ही हुआ था। तो फिर वो मुस्कुराए, बोले ठीक है फिर चले जाओ भाई, ऐसा है तो फिर मंत्री जी ही बन के आना। अच्छा, मैं इतना जड़ बुद्धि था, मुझे लगा कि इस्तीफ़ा दिया तो काम खत्म हो गया। मैं नेक्स्ट डे DU पहुँच गया इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू में एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर, जिनकी वजह से मेरा एडमिशन MPhil में DU में, उन्होंने DU का रूल चेंज करवाया था मेरे लिए कि वो एडमिशन हो सके, क्योंकि MPhil का रूल था कि ग्रेजुएशन में भी कम से कम 2 पेपर पढ़े होने चाहिए। मैंने तो एक ही पढ़ा हुआ था। MA में रूल था कि 1 से भी हो सकता है। अब मैंने कहा ये अजीब तबाही है, MA हो गया, अब MPhil में रूल ही नहीं है। तो उस समय जो HOD थे प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी, बहुत प्रसिद्ध अध्यापक हैं, वो मतलब मेरे पिता तुल्य हैं।
उन्होंने मुझे डिबेटिंग में देखा था, एक दो बार जज किया था डिबेटिंग में, KMC में, एस प्रधान डिबेट में। तो जब मैंने उनके सामने जाके बात रखी, मैंने तो इस भाव से रखा कि मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता था कि ये इतना मतलब मैनेजेबल हो सकता है। उन्होंने VC के पास जाके रूल चेंज करवाया ताकि मैं DU में आ सकूं। अब शिवाजी कॉलेज में गया इंटरव्यू देने, 5 लोगों का पैनल था, वो भी थे। सिलेक्शन तो होता नहीं होता मुझे नहीं पता। DU में सिलेक्शन आपको पता है कि वो कैसे होते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मुझे लेके ये ज़रूर था कि लेफ्ट और राइट विंग दोनों पसंद करते थे। था मैं राइट विंग में, मुझे राइट विंग का मानते थे उस समय। हालांकि मैं अंदर से काफ़ी लेफ्ट उस समय तो होने लग गया था, पर ठप्पा मेरे ऊपर राइट विंग का था उस समय। लेकिन समहाउ वहाँ सिलेक्शन हुआ नहीं। लेकिन सिलेक्शन नहीं होने की एक बड़ी वजह ये थी कि बोले कि आपने जो रेजिग्नेशन दिया है, रिलीविंग हुई कि नहीं हुई। तो मुझे पता लगा कि ये भी कुछ होता है रिलीविंग। मैंने कहा अभी तो पता नहीं। सरकार ने रिलीव किया मुझे लगभग 18-20 महीने बाद, 2001 में रिलीव किया। 2001 के भी एंड में, दिसंबर में रिलीव किया। तो वो जो 20 महीने की बेरोजगारी थी उसका रिजल्ट दृष्टि है। कुछ आ रहा ही नहीं था। एक नौकरी से आप इस्तीफा दे के आ गए, यहाँ ज्वाइन ही नहीं कर सकते, अब करें क्या। अनुभव एक ही बचा हुआ था कि 2 बार पढ़ा चुका था, तो उसी पूंजी के भरोसे मुझे लगा प्रयोग करके देखते। घर में सब में दबाव भी उस समय था कि रिज़ाइन भी कर दिया और यहाँ हो नहीं सकता अभी। तो फिर हमने कुर्सियाँ वुर्सी किराए पे ली, पैसे थे ही नहीं, स्टार्टअप कैसे करें, पूंजी तो हो। तो कुल खर्चा हमने उस समय शायद 15-20 हज़ार रुपये किया, उधार लेके सबसे दोस्तों से। कुर्सियाँ किराए पे मंगवाई गई, एक फ्लैट किराए पे लिया, वहाँ क्लासरूम बनाया गया। ये भरोसा मुझे था कि मैं मैनेज कर लूँगा। हिंदी पढ़ा रहे थे? हिंदी, शुरुआत हिंदी से ही की। हिंदी पढ़ाया, ठीक पढ़ाया। 12-13 बच्चे आ गए थे पहले बैच में उसमें। और इसी बीच में UPSC का सिलेबस चेंज हो गया 2000 में। सिलेबस चेंज होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, मेहनत कोई करना चाहे तो मैंने फिर 3-4 महीने तपस्या की ठीक से नए पाठ्यक्रम पे। फिर वो पढ़ाया तो फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। फिर फ़िलॉसफी शुरू किया। फ़िलॉसफी मैंने UPSC में 2 अटेम्प्ट दिए थे। मेरा जो प्रिय सेगमेंट था उसमें सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलॉसफी का था। बाकी जो 3 खंड थे, इंडियन फ़िलॉसफी, वेस्टर्न और रिलीजियस फ़िलॉसफी, फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन, वो 3 बहुत नामी टीचर्स हमारे आते थे। उन सब की एज ज़्यादा थी, सीनियर थे, तो धीरे धीरे संभव नहीं था कि वो लगातार पढ़ाएं। तो धीरे धीरे मैं एक और सेगमेंट अपने हाथ में लेता गया और 2-3 साल बाद पूरा फ़िलॉसफी मैंने अपने हाथ में ले लिया। और करीब 2011 तक मैंने पढ़ाया फ़िलॉसफी, 8 से 10 साल लगभग। बीच बीच में आप पढ़ाना बंद भी कर देते हैं ऐसा? नहीं, 2011 तक मैंने कभी बंद नहीं किया, लगातार पढ़ाया। उसके 11 के बाद बंद कर दिया? 11 में मैंने घोषणा की कि मैं फ़िलॉसफी नहीं पढ़ाऊँगा, मैं थक गया हूँ। मेरा एक मन ये भी था कि मैं फिल्म बनाऊँ। मैं बहुत दिनों से परेशान था। गृह मंत्री जी फिल्म बनाएंगे जी। मेरा बहुत दिनों से मन था कि फिल्म मेकिंग करूँ कभी, डायरेक्शन। आपका आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में PhD करने का भी मन था JNU से? हाँ, JNU मैंने बात भी की थी एक बार। आपको कैसे पता है बात? बताया था मैंने? रिसर्च मैंने एक बार मतलब JNU में पता किया था। वहाँ की एक प्रोफेसर थी, नाम भूल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से थी, उनसे बात भी की थी कि मैं फिल्मों में रिसर्च करना चाहता हूँ। तो मेरा मन ये भी था कि एकेडमिक्स में अगर जाऊँ किसी यूनिवर्सिटी में तो हिंदी साहित्य में उतना मन नहीं होता था, क्योंकि उसमें जो बच्चे जनरली आते हैं बहुत एनलाइटनमेंट की फीलिंग वहाँ नहीं आती क्लास में। सोशियोलॉजी में, अच्छा सोशियोलॉजी जैसे फ़िलॉसफी पहली मोहब्बत है, पर उसमें कोई डिग्री मेरे पास है ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस से बहुत प्यार है, कोई डिग्री नहीं है। सोशियोलॉजी में डिग्री बाद में ले ली मैंने, MA कर लिया, नेट कर लिया उसमें, लेकिन मतलब कोई ऐसा स्कोप था नहीं। तो सोचा कि फिल्म स्टडीज़ में अगर PhD कर लूँ तो शायद कभी JNU में पढ़ाने का मौका। JNU मतलब मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूशन है। MPhil के लिए मैंने एडमिशन के लिए ट्राई किया था वहाँ, पर हुआ नहीं था, उन्होंने मुझे खारिज कर दिया था। मतलब मैंने MA में DU से लगभग गोल्ड मेडलिस्ट था, JRF भी था, लेकिन वो एंट्रेंस भी मेरा हो गया था, जो रिटर्न होता है उस समय तो ऐसे ही होता था, रिटर्न था, इंटरव्यू होता था। हम लोग के टाइम तक वही रहा। इंटरव्यू में केदारनाथ सिंह और 2 और मेंबर से मैं नहीं जानता कौन थे, लेकिन सिलेक्शन हुआ नहीं था मेरा उसमें। फर्क तो पड़ता है केदार।
जहाँ लिखा है सड़क। तो लेकिन तभी फिर नित्यानंद जी ने रूल चेंज करवा के मुझे दे दिया था एमफिल में, वरना दिक्कत हो जाती, फिर मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ता। अब हम लोग एक यात्रा पे आ गए हैं, बेसिक। अब मैं दृष्टि के बारे में ज़्यादा अच्छा, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, 98 के बाद एक अटेम्प्ट बचा हुआ था। आएंगे अरुंधति घोष पर भी आएंगे। वो 2003 में दिया मैंने। अरुंधति घोष उस बोर्ड की मुखिया हाँ, थी। मुखिया थी। मैंने 5 साल ब्रेक लिया, दृष्टि को सेट किया, और 2003 में जब लास्ट अटेम्प्ट आया तो मैंने अपने दोस्तों से जो IAS IPS से उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना मैं यहाँ सफल हूँ, और जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, उससे अच्छा समय कोई नहीं होता मेरे लिए जीवन में। सच में IAS IPS में कुछ ऐसा दम हो कि ट्राई करना चाहिए तो बताओ, वरना मैं यहाँ खुश हूँ। तो एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त, अभी वो ADG रैंक पे है, पुलिस में है, बहुत शानदार ऑफिसर है, आनंद नाम है उसका, आनंद सोमानी। उसने कहा कि सारी बातों के बाद भी कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम दीजिए, और अगर प्रॉपर IAS मिले तो आप जितना चेंज यहाँ ला पाएंगे उतना शायद वहाँ नहीं ला पाएंगे। और भी कई लोगों से सलाह ली, सबने ये सलाह दी, पर उसकी सलाह मेरे लिए निर्णायक थी। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस समय सिचुएशन क्या थी, मैं बता नहीं सकता था कि एग्ज़ाम दे रहा हूँ। स्टूडेंट से कौन पढ़ेगा? अगर मैं खुद भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो कोई मुझसे क्यों पढ़ेगा? अब अजीब हाल एग्जामिनेशन सेंटर में कौन है? नहीं, उसका मैंने सॉल्यूशन क्या निकाला, हालत ये हो गई उस साल, पॉपुलैरिटी ठीक ठाक थी उस समय तक। मेरे कुछ स्टूडेंट्स 5वें रैंक पे IAS में, 8वें रैंक पे, 10वें रैंक पे भी आ चुके थे। 15वें हिंदी मीडियम से 5वें रैंक पे, 5वां, 8वां, 10वां, 15वां, चारों पे आ चुके थे उस समय तक। एक अजय करके कोई अजय ही तो 5वें रैंक। अच्छा, अजय, वो आपके स्टूडेंट थे? मतलब इंटरव्यू में था। मैं तो प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ा, ध्यान आ गया पता नहीं कैसे। इंटरव्यू में मेरे साथ था, उसे 5वां रैंक था। उसी साल लोकेश 10वां रैंक था, 2002 अटेम्प्ट की बात है। और 15वां रैंक उससे पिछले साल कृष्णकांत पाठक इंटरव्यू के स्टूडेंट थे, वो राजस्थान का बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत ही शानदार, मतलब फिलॉसफी में डूबे हुए व्यक्ति। ये दर्शकों को अगर अचरज हो रहा हो तो बता दें कि हिंदी माध्यम से या दूसरी भारतीय भाषाओं के माध्यम से सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में टॉप 20 में भी आ जाना बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। वहाँ पर अंग्रेज़ी मीडियम के छात्र छात्राओं का वर्चस्व था, है, और अगर सरकार ने ज़रूरी किस्म के बदलाव नहीं किए, जिस पर अभी हम आएंगे भी, तो आगे भी रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई पर्सनल खींच नहीं, मैंने तो कभी फॉर्म भी नहीं भरा, पर भाषा की अपनी एक हेजमनी है, इसलिए मुझे दिक्कत है उससे। सही बात है। तो मैं क्या करता था कि दिन में 11 से रात 9 तक क्लास होती थी। GS भी पढ़ा रहा था, ऐसे भी, हिंदी भी, फिलॉसफी भी। तो सब तैयारी तो हो रही थी सारी? हाँ, लेकिन पढ़ाने की तैयारी और अपने एग्ज़ाम के लिए आंसर राइटिंग वगैरह, उसमें थोड़ा अंतर तो है ही। तो उन दिनों मेरा शेड्यूल ये था कि सुबह 12 से क्लास लेके, मैंने 12 से 9 तक क्लास लेता था, घर आके 10 से सुबह 5 तक पढ़ता था, 5 से 11 सोता था, फिर क्लास में जाता था। तो ये शेड्यूल मैंने करीब 3-4 महीने रखा उस समय। एग्ज़ाम मेरे बहुत कम लोगों को पता था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। सेंटर मैंने प्रीलिम्स का मुंबई में रखा उस साल। अरे मासा भी यही बैठे हैं इस सीट पे, ऐसे करके कोई खड़ा ना हो जाए दिल्ली में। हाँ, इसीलिए तो मुंबई में प्रीलिम्स का सेंटर रखा। मेंस मैंने बेंगलोर से दिया उस साल, और बेंगलोर से भी इस तरह से दिया कि यहाँ किसी को पता ना चले कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, जैसे आज एग्ज़ाम है, रात की फ़्लाइट से जाता था, एग्ज़ाम दोनों दिए, 5 बजे ख़त्म हुआ, 6:30 की फ़्लाइट से 9:30 बजे दिल्ली, क्योंकि सब वो पर्चा भी चेक कराने आएंगे। और दिल्ली की सड़कों पर घूमता था जानबूझ के कि देखिए मैं यही हूँ। मुखर्जी नगर में घूमता रहता था ताकि सबको आइडिया रहे कि तो यही है, कहीं दिखा भी नहीं। तो मैं उस समय बेंगलोर अपने एग्ज़ाम के लिए 3 बार अप डाउन किया बेंगलोर में। तब एयरपोर्ट अलग था, तो अलग 5 मतलब? बजे अभी जो एयरपोर्ट है वो वाला अच्छा, मुझे नहीं बेंगलुरु पता। से हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता तब को, मतलब HAL वाला एयरपोर्ट था। मैं तो एक ही जानता हूँ जिससे मैं तब गया था। जब ये कहते कि 5 बजे एग्जाम खत्म किया, 7 बजे की फ्लाइट ले ली, आज आप नहीं कर सकते मुश्किल, हैं, तब भी मुश्किल क्योंकि था, इतना दूर है। तब भी मुश्किल था। और मैं उस समय एक अप्रोच ये भी रखता था कि एग्ज़ाम खत्म होने से करीब 15-20 मिनट पहले एग्ज़ाम पूरा करके निकल जाता था ताकि फ़्लाइट ना छूटे। और वो कॉफ़ी बोर्ड एक जगह है, उसके एकदम सामने सेंटर था मेरा। वहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फ़्लाइट छूटी नहीं, कभी भी मिल जाती थी हमेशा। तो ऐसे दिया। पर इंटरव्यू के समय, अब इंटरव्यू के समय 250 बच्चे इंटरव्यू मुझसे पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे मेरे साथ। मैं उनका मॉक इंटरव्यू ले रहा था, मेरा भी इंटरव्यू कैसे
उनको भी नहीं बताया था मैंने, मैं क्यों, तो आप कैसे तैयारी कर रहे थे अपने इंटरव्यू की? मैं नहीं कर रहा था तैयारी। तो मैंने अंत में एक मॉक इंटरव्यू दिया सिर्फ, उसमें 5 लोग बैठे पैनल में, वो 2.5 घंटे का मॉक इंटरव्यू हुआ। मैंने उनसे कहा, मेरे सीनियर से, मेरे ब्रदर इन लॉ प्रोफेसर हैं DU में वो थे, मेरे रियल ब्रदर जो CBI में हैं वो थे, 3 लोग और थे, 5 लोग थे। उनसे मैंने कहा कि एक ही मॉक इंटरव्यू है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे ले लीजिए, जो कमियां दिखे बता दीजिए। 2.5 घंटे मॉक इंटरव्यू हुआ और वो अंत में संतुष्ट थे कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 छोटे मोटे सुझाव दिए तो, पर अब संयोग कहें दुर्भाग्य कहें, मेरा सिलेक्शन 2003 में नहीं हो पाया। मतलब आया जनरल ही नहीं। स्टडीज हैं, आए नहीं नाम। नहीं, जनरल स्टडीज में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 321 मार्क्स आए, जो कि 600 में से बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे। लास्ट अटेम्प्ट में जब मैं GS पढ़ा चुका था कई सेगमेंट्स, मैंने साइंस तक भी पढ़ाया था, पॉलिटी पढ़ाया और 1-2 सेगमेंट्स और थोड़े थोड़े पढ़ाए थे। उस साल मेरे मार्क्स जो GS में आए, मेरे ख्याल से वो 219 के आसपास आए, 102 नंबर कम हो गए। इंटरव्यू में अच्छे नंबर थे, अच्छा, इंटरव्यू में कुछ गलत नहीं हुआ। 204 कितने थे नंबर, सर? 204 नंबर थे। तो बहुत अच्छे नंबर हाँ, है। बहुत अच्छे थे, स्पेशली उस बोर्ड में जिनका नाम आपने बोला, अरुंधति घोष का बोर्ड, उस बोर्ड के हिसाब से बहुत बहुत ही कुख्यात बोर्ड था वो। अच्छा। हिंदी वाले बच्चों के लिए कुख्यात था। मतलब उसमें ये होता था कि 60-70 रहते थे नंबर उस बोर्ड में 300 में से, तो मुझे 204 मिले थे उसमें। लेकिन मेंस में GS मेंस में मैं एग्जैक्ट कट ऑफ के आसपास था, 970 था और 204 ये 1174 मेरा स्कोर था। मैं शायद कट ऑफ से मेरे ख्याल से 10 नंबर पीछे था, लेकिन उसका फायदा नहीं था ना, कट ऑफ पे आता तो भी वही सब सर्विस मिलती। किस तरह का और था? मेरे मतलब लिए एक ही मतलब था उस समय, प्रॉपर IAS मिलेगा अच्छे कैडर के साथ, तो ही मतलब था, वरना मैं वेल सेटल्ड नहीं था, जाता। खुश भी था यहाँ पर। पर वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बच्चे आ रहे हैं, सर मेरा हो गया, आप उनको बधाई दे रहे हैं। मतलब उस साल क्या था मतलब कि- वो दिन मतलब उस साल मुझे ठीक ठाक